Hello friends, Namaskar, good evening, welcome back to Exemplar CH. Friends, TGT English वन लाइनर रैपिड फायर क्लास वन। आपको बता दें जैसा कि मैंने बोला था कि आज से TGT इंग्लिश वन लाइनर का वीडियो आना शुरू हो जाएगा। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्पेशल आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, TGT इंग्लिश में आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो जॉन गाल्सवर्दी से हैं और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स को मैंने रखा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गाल्सवर्दी मेट हिम इन 1893 एंड फॉर्म्ड ए लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विथ हिम। आइडेंटिफाई हिम, तो वो हैं कोनरैड, जिसे हम बोलते हैं जोसेफ कोनरैड। ठीक है, जोसेफ कोनरैड की बात बता देते हैं फ्रेंड्स। ये लोग एक शिप था टोरेंस नाम का, ठीक है, टोरेंस नाम का एक शिप था, उसमें लोग सवार थे और वहीं जोसेफ कोनरैड और जॉन गाल्सवर्दी का मुलाकात होता है और लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप वहाँ शुरू हो जाता है इन दोनों के बीच। चलिए कुछ और बातें बता देते हैं। जॉन गाल्सवर्दी की अगर बात करते हैं तो 14 अगस्त 1867 में इनका जन्म होता है, जबकि 31 जनवरी 1933 में इनका डेथ होता है। जोसेफ कोनरैड की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, 1857 में इनका जन्म होता है और 1924 में इनका डेथ हो जाता है। ये आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट नॉवल के लिए जाने जाते हैं जोसेफ कोनरैड, जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस है, लॉर्ड जीम है, द सीक्रेट एजेंट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गाल्सवर्दी इंटाइटल्ड फ्रॉम द फोर विंड्स अपीयर इन। तो आपको कह रहा है कि फ्रॉम द फोर विंड्स जो है 1897 में यह पब्लिश होता है, एक चीज़। और यहीं आपको मैं बताना चाहूँगा कि फ्रॉम द फोर विंड्स जो है एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ का और लिखा गया है जॉन सेंट जॉन के नाम से, जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा था। ठीक है, आगे बढ़िए। गाल्सवर्दी फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड इन 1898। विच नॉवेल? तो 1898 में जोसलिन एक नॉवेल है, उस नॉवेल को पब्लिश किया जाता है 1898 में। यह भी जॉन सेंट जॉन के नाम से लिखा गया होता है। ठीक है, बर्न इट एंड यू विल वबलाइज में, यानी इसे जला दो, आप मुझे मेरे पे क्या करोगे, एहसान करोगे। अबाउट विच डज गाल्सवर्दी टॉक हियर? तो किसके बारे में यहाँ गाल्सवर्दी बात करते हैं? तो वो है फ्रॉम द फोर विंड्स, जो 1897 में पब्लिश होता है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द आइलैंड फेरिसिस 1904 वाज हिज फर्स्ट अंडर हिज ओन नेम। देखिए आइलैंड फेरिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1904 में यह पब्लिश होता है, एक चीज़। और द आइलैंड फेरिसिस ही एक ऐसा वर्क है जिससे जॉन गाल्सवर्दी ने अपने जॉन गाल्सवर्दी के नाम से लिखना शुरू किया था। उसके पहले जॉन सेंट जॉन के नाम से वो लिखा करते थे। एक फैक्ट और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि 1904 में उनके पिता जॉन गाल्सवर्दी का भी डेथ हो गया था। The island Pharisees holds up a picture of the wealthy class ruling over the poor class and fattening on them। तो कह रहा है कि आइलैंड फेरिसिस ही एक ऐसा वर्क है, कह रहा है कि होल्ड्स अप अ पिक्चर ऑफ द वेल्दी क्लास, यानी एक धनी वर्ग जो है एक गरीब वर्ग पर शासन करता है और उसके चलते वह क्या होता है, और धनी होते जाता है। यानी जो धनी वर्ग है, यानी फैटेनिंग ऑन देम का मतलब ये समझ रहे हैं ना कि वो और धनी होता जा रहा है, किस पर, पुअर क्लास पर शोषण करने के बाद। द फर्स्ट प्ले दैट मेड गाल्सवर्दी फेमस एज अ प्ले राइट, यानी एक ड्रामाटिस्ट के रूप में फेमस हुए, वो कौन सा प्ले है? तो द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स की बात करते हैं तो 1906 में पब्लिश होता है, ध्यान रखिएगा, द सिल्वर बॉक्स। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट है गाल्सवर्दी रेपुटेशन एज अ नॉवेलिस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो एज अ नॉवेलिस्ट की अगर बात करते हैं तो द फारसाइट सागा आया था फ्रेंड्स 1922 में। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि लॉयल्टीज़ भी आया था 1922 में। ठीक है, सिलियर की अगर बात करते हैं तो 1922 में आया था द वेस्टलैंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फारसाइट सागा 1922 में पब्लिश होता है, इसी के चलते वो नॉवेलिस्ट के रूप में जाने लगे। नेक्स्ट बात करें द फारसाइट सागा। फारसाइट सागा में आपको बता दें क्या क्या, कितने नॉवेल और कितने इंटरलूड शामिल हैं। तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में आया था, इन चांसरी 1920 में और टू लेट 1921। इतने 3 नावल हैं जो फारसाइट सागा में शामिल हैं और 2 इंटरल्यूड्स भी शामिल हुए थे। नाम पूछ रहा है तो इंडियन समर ऑफ फारसाइट जो 1918 में पब्लिश होता है, एंड अवेकिंग, ये भी इंटरलूड्स है जो 1920 में पब्लिश होता है। क्लियर, चलिए। Which play of Galsworthy deals with the inadequacy of the administration of justice?
कह रहा है कि न्याय का जो प्रशासन है उसका अपर्याप्तता दिखाई देता है। कौन सा नावल है? द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल टुवर्ड्स ऑन एस्केप्ड प्रिजनर, यानी एक बचे हुए कैदी की और डिफरेंट टाइप्स के लोग जो हैं, ठीक है, उनके एटीट्यूड्स को दिखाता है, और जो न्याय है उसकी अपर्याप्तता को दिखाता है, वो है एस्केप। ठीक है, एस्केप की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको बता दें एस्केप जो होता है पब्लिश होता है 1927 में, और यह एक 9 एपिसोड का प्ले है। 9 एपिसोड का यह प्ले है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विच प्ले एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी। कह रहा है कि प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी पर जो आधुनिक पब्लिसिटी है उसका प्रभाव है, तो वो है द शो। द शो की अगर बात करते हैं 3 एक्ट्स प्ले है, 1925 में, 1925 में पब्लिश होता है द शो। डन। नेक्स्ट बात करते हैं विच प्ले कंट्रास्ट द फेट्स ऑफ द वेरियस स्टोरी इन होटल। होटल के विभिन्न प्रकार के मंजिलों पे क्या होता है? प्ले कंट्रास्ट द फेट्स ऑफ द वेरियस स्टोरी इन होटल, तो वो है रूफ। और रूफ की अगर बात बताते हैं फ्रेंड्स, 1929 में पब्लिश होता है, और ये मात्र 7 सीन्स हैं इसमें, 7 सीन्स है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। भाग्य का जो विरोधाभास है उसको दिखाया जाता है इस प्ले में। आगे बढ़ते हैं। द ईयर इन विच गाल्सवर्दी फादर डाइड वॉज ऑल्सो द ईयर ऑफ द पब्लिकेशन द आइलैंड फेरिसिस। तो देखिए कह रहा है कि वो साल जब द आइलैंड फेरिसिस पब्लिश होता है और उनके पिता गाल्सवर्दी के जो फादर थे उनका डेथ होता है, वो है 1904। अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गाल्सवर्दी केम इन विद द पब्लिकेशन ऑफ, तो 1906 है जब द मैन ऑफ प्रॉपर्टी पब्लिश होता है। आगे कह रहे हैं कि व्हाट डिड गाल्सवर्दी बिकेम इन 1921 में, आपको बताया था पेन क्लब लंदन के प्रेसिडेंट चूज किए गए थे। ठीक है, और 1918 में नाइटहुड की उपाधि उन्होंने क्या किया था? रिजेक्ट किया था। व्हाट वाज कन्फर्ड अपॉन गाल्सवर्दी इन 1929, तो 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजे गए थे। द फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी सिल्वर बॉक्स, यहाँ पर सिल्वर बॉक्स दिखा है, ये सिल्वर बॉक्स है, और 1906 की बात करता है। विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी हैज द थीम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनजस्ट अनफेयर पार्शियल ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू द पुअर बाय द लॉ गवर्निंग द सोसाइटी, यानी जो सोसाइटी के द्वारा लॉ गवर्निंग है उसके द्वारा एक गरीब को बहुत ही अनफेयर और पार्शियल ट्रीटमेंट दिया गया। इट क्लियरली शोज द देयर आर 2 लॉज ऑफ इज मेंट फॉर रिच एंड अनदर फॉर पुअर। कह रहा है कि यह दिखाता है कि 2 प्रकार के न्याय होते हैं, एक धनी वर्ग के लिए और एक गरीब वर्ग के लिए। वह प्ले है द सिल्वर बॉक्स 1906। ठीक है, जैक बार्थविक की अगर बात करते हैं, जैक बार्थविक अपीयर्स इन द सिल्वर बॉक्स 1906। पुअर जोन्स अपीयर्स इन द सिल्वर बॉक्स 1906। इन स्ट्राइफ 1909 स्ट्राइफ द स्ट्राइक्स टेक प्लेस टिरनाथा टिन प्लेट वर्क्स, यानी जो हड़ताल हुआ था ना वो टिरनाथा टिन प्लेट वर्क्स में हुआ था। प्ले है 1909 में पब्लिश होता है। हु इज द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन द स्ट्राइक। स्ट्राइक में लेबरर्स का लीडर कौन था? वो है डेविड रॉबर्ट्स। In this play, there is a conflict between the old established aristocracy and the loud, यानी शोर शराबा वाला, uncultured new rich manufacturing class of London society. Hillcrist and Hornblower represent the aristocracy and poverty respectively, यानी कह रहे हैं कि जो हिलक्रिस्ट है वो अरिस्टोक्रेसी को दिखाता है और जो हॉर्नब्लोअर है वो पॉवर्टी को दिखाता है। वो प्ले कौन सा है? तो द स्किन गेम की बात करते हैं तो 1920 में पब्लिश होता है बाय गाल्सवर्दी। फाल्डर की अगर बात करते हैं, जस्टिस एक प्ले है, 1910 में आता है। फाल्डर उसका एक कैरेक्टर है। हु सफर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन जस्टिस, तो फाल्डर ही है। आइए आपको बताया था फाल्डर का एक जो एक सिंपल सा फॉर्जरी किया था। फॉर्जरी ये था कि वह 9 पाउंड को उसने 90 पाउंड बना दिया था अपने बिलवेड रूथ के लिए। ठीक है, रूथ के लिए 9 पाउंड को उसने 90 पाउंड भर दिया था और चेक फॉर्जरी किया था, इसकी वजह से उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया था। इट इज़ अ पावरफुल सोशल ट्रेजेडी। It satirizes the contemporary English system of law and judiciary. Its hero suffers from the bitter punishment of solitary confinement. तो जस्टिस ही है, जस्टिस में जो फॉल्डर है वही शिकार होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का। The growth of an adolescent girl through emotional conflict into a lover and woman is the theme of। तो कह रहा है कि देखिए ग्रोथ ऑफ एडोलेंस गर्ल, यानी जो किशोरावस्था में विकास होता है ना, उसकी बात करें, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है इनटू अ लवर एंड अ वुमन। तो वो कहानी है जॉय, एक प्ले है 1907 में पब्लिश होता है।
द क्लास कॉन्शियस प्रोजेक्सी ऑफ ओल्ड इंग्लिश ब्रोनेट फैमिली अगेंस्ट द मैरिज बिटवीन द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली एंड द सर्विंग मेड। देखिए, सर्विंग मेड और उस परिवार का सबसे बड़ा बेटा के बीच एक मैरिज की बात होती है, और यहाँ पर क्या है कि पूर्वाग्रह की बात किया जा रहा है। तो प्ले है द एल्डेस्ट सन, द एल्डेस्ट सन, और द एल्डेस्ट सन की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स 1912 में दिखाई देता है। 3 एक्ट्स डोमेस्टिक ड्रामा है, 3 एक्ट्स डोमेस्टिक ड्रामा है। द हीरोज ऑफ मिस्टर Galsworthy's drama are the unseen fates, a modern existence against which we poor mortals can but pitifully cry out in moment of desperation and horror. Who comments this? देखिए, एक कमेंट्स तो बहुत बड़ा है, लेकिन ध्यान रखिएगा गाल्सवर्दी के ड्रामा का जो हीरोज हैं, ठीक है, जो हीरो हैं, आधुनिक जीवन की अनदेखी किस्मतें हैं, अनसीन फैक्ट्स हैं, किसका? आधुनिक जीवन की, ठीक है। आगे कह रहा है कि जिनके सामने हम क्या हो जाते हैं, जिनके सामने हम बेचारे इंसान जो है ना, निराश और डर के पल में सिर्फ दुख भरी चीखें ही क्या करते हैं? क्राई आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऐसा बोला गया है एलार्डिस निकोल के द्वारा, ठीक है, एलार्डिस निकोल के द्वारा। इन द प्ले जॉय, गर्ल हु इज सीनियर बाई 3 years लव्स जॉय ऑफ 17 नेम द गर्ल। आपको बता दें इसमें नेम द गर्ल डिक मेल्टन है, तो डिक मेल्टन आपको बता दें बॉय है, और गर्ल की अगर बात है तो गर्ल जो है जॉय है, ठीक है। जॉय जो है एक्चुअली बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि डिक मेल्टन है लड़की कि जॉय है, लेकिन आपको बता दें जॉय जो है लड़की है, और जो मिस्टर होप हैं, कॉलोनल होप हैं या मिसेस होप है, उनकी बेटी है, ठीक है। और डिक मेल्टन जो है वो लड़का है जिसे वो जॉय प्यार करती है, ठीक है। तो वो जॉय से है। जॉय 1907 में पब्लिश होता है। कॉलोनल ऑफ ईयर्स इन जॉय जो 1907 में पब्लिश होता है वर्क, उसमें एक कैरेक्टर है कॉलोनल होप। जॉन बाइल्डर इज एन अनइमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन इन विच प्ले डज द अपीयर। तो आपको बताते हैं जॉन बाइल्डर की अगर बात बोलें तो यह फैमिली मैन के एक कैरेक्टर हैं। फैमिली मैन की अगर बात करते हैं तो 1921 में पब्लिश होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 3 एक्ट्स प्ले है। नंबर 33 की बात करते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स जैक बार्थविक स्टील्स अ वोमेन्स स्काई ब्लू वेलवेट। अब देखिए, जैक जो है वो स्काई ब्लू वेलवेट चुराता है, जबकि जॉन स्टील्स और सिल्वर सिगरेट बॉक्स। यानी कह रहा है कि जो जैक बार्थविक है और एक औरत का स्काई ब्लू वेलवेट सिल्क पर्स चुराता है, जबकि जॉन जो क्या करता है, वो एक सिल्वर सिगरेट बॉक्स चुराता है। हु इज द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स? तो स्नो जो है इसमें सिल्वर बॉक्स, तो सिल्वर बॉक्स में क्या है? पुलिस इंस्पेक्टर है। वेलविन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले। तो आपको बता दें वेलविन एक कैरेक्टर है किसमें? द पीजन में। पीजन की बात करते हैं तो 1912 वही पीजन है जो आइलैंड फेरिसिस जो है ना, आइलैंड फेरिसिस एक नावल है, उसी को रिक्रिएट करके ड्रामा बनाया गया है और पीजन नाम दिया गया है 1912 में बाई जॉन गाल्सवर्दी। अब चलते हैं कुछ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स के बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि बानियान्स, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एंड स्पेंसर्स फेरी क्वीन आर द एग्जाम्पल ऑफ एलेगरी। तो एलेगरी की अगर बात करते हैं तो स्पेंसर साहब का फेरी क्वीन और बानियान साहब का पिलग्रिम प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है। कॉलरिज द एंशिएंट मरीनर एंड किट्स ला वेल्डेम्सन्स मर्सी एग्जाम्पल ऑफ वैलेट। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। कॉलरिज का द एंशिएंट ऑफ मरीनर और किट्स का ला वेल्डेम्सन्स मर्सी क्या है? वैलेट है। अ लिरिक इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस signified in the theme, feeling, style and tone, तो वो होता है ode। The term sonnet has been taken from the Italian word sonetto। कहाँ से लिया गया है? इटालियन वर्ड है sonetto, sonetto से लिया गया है जिसका अर्थ होता है a little sound या song। Who wrote the sonnet to express his love for Laura di Novi? तो आपको बता दें अपने प्रेमिका जिसका नाम है लाउरा डी नोवी को अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए सोनेट लिखा था, वो है पेट्रॉर्क। और पेट्रॉर्कन सोनेट की अगर बात करते हैं राइमिंग वर्ड की तो ABBA CD या CDC या DCD, इसको ध्यान रखिएगा। ये पेट्रॉर्कन सोनेट का राइमिंग है। द सोनेट केम इनटू इंग्लिश लैंग्वेज बाय वाट एंड सरे इन द 16th सेंचुरी। तो बता रहा है कि सोनेट जो है इंग्लिश लैंग्वेज में आया किसके थ्रू? वाट एंड सरे 16th सेंचुरी में। द फर्स्ट मेजर सोनेट साइकिल वाज स्ट्रोफेल एंड स्टेला बाय सर फिलिप सिडनी। तो कह रहा है कि पहला जो अगर सोनेट साइकिल की बात करते हैं स्ट्रोफेल एंड स्टेला है, वो सर फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया है। मिल्टन्स व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये सोनेट का है। टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल एंड ऑन द लेट मास्कर इम्पायरमेंट, ये तीनों हैं मिल्टन के द्वारा लिखे हुए सोनेट्स हैं, ठीक है। वर्ड्सवर्थ रोट टू सोनेट सीक्वेंस टाइटल द रिवर डर्टन एंड द इक्लेसियास्टिकल। ये दो जो वर्क हैं वो सोनेट से संबंधित हैं। किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। किट्स
ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर एंड ब्राइट स्टार एट सॉनेट्स। तो आपको बता दें किड्स का ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर और ब्राइट स्टार जो है सॉनेट्स हैं, किसके? जॉन किट्स के। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की अगर बात करते हैं, सॉनेट्स उन्होंने लिखा है सॉनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज, सॉनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज उन्होंने लिखा है। विक्रम सेठ की बात करते हैं, द गोल्डन गेट 1986 में लिखा गया है, वो अभी क्या है? मॉडर्न एक्सपेरिमेंट इन सोनेट फॉर्म, यानी सोनेट फॉर्म में लिखा गया एक आधुनिक प्रयोग है विक्रम सेठ का, द गोल्डन गेट 1986। 48 की बात करते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ नैरेटिव पोएट्री इन विच अ सिंगल कैरेक्टर स्पीक। तो बता रहे हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग एक नैरेटिव पोएट्री का एक टाइप है जिसमें एक सिंगल स्पीकर बोलता है। स्टेंजा 5 लाइन्स इज कॉल्ड, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 5 लाइन्स की स्टेंजा को क्विंटेन बोला जाता है, क्विंटेन बोला जाता है, क्विंटेन। 9 लाइन स्टेंजरियन स्टेंजा, ओटावा राइमा और राइमा रॉयल, फिर आपका सेस्टेट, फिर आपका क्विंटेन, फिर आपका 4 लाइन को क्वाट्रैन, ट्रिपलेट या टर्सेट, कपुल लेट बोलते हैं 2 लाइन को, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सिक्वेल रोट गुरबडक द फर्स्ट ट्रेजेडी एंड द मॉडल ऑफ सिनेका। तो मॉडल ऑफ सिनेका पर लिखा गया फर्स्ट ट्रेजेडी या गुरबडक और लिखा गया है थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सिक्वेल के द्वारा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए एग्जाम्पलर सीएच। बाय बाय, टेक केयर। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स आज टीजीटी इंग्लिश वन लाइनर रैपिड फायर क्लास 2। आपको बता दें टोटल आज 80 क्वेश्चंस हैं, टोटल इंग्लिश लिटरेचर के, लेकिन इसमें 2-4 क्वेश्चंस आपको OWS से मिल सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का फुल्ली इंपॉर्टेंट सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके समक्ष, हु वाज द फाउंडर ऑफ द भारतीय जनपीठ। आपको बता दें भारतीय जनपीठ अवार्ड जो होता है ना, उसके संस्थापक पूछ रहा है कि कौन थे। द फाउंडर ऑफ द भारतीय जनपीठ साहू शांति प्रसाद जैन आपको बता दें इसके संस्थापक रहे हैं, ठीक है। द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स आर गिवन फॉर बेस्ट राइटिंग्स इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस। तो कह रहा है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड्स जो दिया जाता है वो 22 भाषाओं में, 22 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। नंबर नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द भारतीय जनपीठ अवार्ड। तो सबसे पहले भारतीय जनपीठ अवार्ड पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो है जी शंकरा कुरूप। जी शंकरा कुरूप भारतीय जनपीठ अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति थे। आपको बता दें ये मलयालम पोएट और एसेइस्ट है। किस चीज़ के लिए नहीं मिला है ये भी ध्यान रखिएगा, नोट में मैंने इसको डाला हुआ है कि ऑनर्ड इन 1965, यानी पहली बार भारतीय जनपीठ अवार्ड से नवाजे गए थे 1965 में, फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स ओडाकुजुल। ओडाकुजुल को बता दें द बम्बू फ्लूट बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए उन्हें भारतीय जनपीठ अवार्ड से नवाजा गया था, किसको? जी शंकरा कुरूप को। नंबर 4 कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन प्लेराइट हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी पहले ऐसे कौन नाटककार थे, फर्स्ट अमेरिकन पूछा है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट अमेरिकन प्लेराइट कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के लिए? वो है यूजीन ओनील इन 1936, 1936 में इन्हें मिलता है। आपको बताया था ईमानदारी से इन्होंने अपने लिटरेचर में योगदान के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। डिनोटेशन इज द एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी जो शब्द है ना उसको स्वीकारात्मक किया गया जो अर्थ होता है ना उसे डिनोटेशन कहते हैं, यानी शब्द का स्वीकारा हुआ अर्थ डिनोटेशन कहलाता है। नंबर 6 कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड एंड सेंसेशनल टर्न इन अ प्ले इज नन। तो कह रहा है कि किसी नाटक में अचानक से सनसनीखेज टर्निंग आ जाए जो बिना उम्मीद का हो, यानी अगर उम्मीद ना कोई करे उसे कुप्ड थिएटर कहते हैं, ठीक है, कुप्ड थिएटर। स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन स्पीच एंड राइटिंग इज। तो कह रहे हैं कि किसी राइटिंग या स्पीच में शब्दों का व्यवस्थापना यानी व्यवस्था करना और उसका चूज करना, सिलेक्शन करना डिक्शन कहलाता है। नेक्स्ट, अ सॉन्ग और हिम ऑफ मॉर्निंग कंपोज्ड और परफॉर्म्ड एज अ मेमोरियल टू डेड पर्सन, यानी किसी मरे हुए व्यक्ति के याद में लिखा हुआ या परफॉर्मेंस किया गया जो गीत होता है या हिम्न होता है वो डर्ज कहलाता है, ठीक है। एलिजी से थोड़ा सा भिन्न होता है डर्ज। अ कॉमिक वर्स ऑफ इरेगुलर मेजर इज। तो कह रहा है कि जो कॉमिक वर्स होता है उसे डॉगरेल कहते हैं, ठीक है, डॉगरेल। अ शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम ऑफ अ रूरल आर पेस्टोरल लाइफ इकोलॉग कहलाता है। इसको पेस्टोरल भी बोलते हैं, इकोलॉग भी बोलते हैं, ठीक है। जो ग्रामीण जीवन का पेस्टोरल लाइफ का जो पोएम होता है वो एक्लॉग कहलाता है। अ कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग, यानी कोई पीस ऑफ राइटिंग का जो बिगिनिंग का कोटेशन होता है वो एपिग्राफ कहलाता है। इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉमस्टोन और मोनुमेंट इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन बरीड देयर, यानी जो व्यक्ति वहाँ दफनाया गया है उसके
दफनाए हुए स्थान पर पत्थरों पर दिखा हुआ जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो एपिटाफ कहलाता है। अ सॉन्ग और पोयम इन ऑनर ऑफ मैरिज यानी शादी के सम्मान में, विवाह के सम्मान में गाया हुआ गीत एपिथालमियम कहलाता है। वन हु स्टडीज वीदर, जो मौसम का अध्ययन करता है वो मेटियोरोलॉजिस्ट कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह भी। वन हु स्टडीज रॉक्स जियोलॉजिस्ट कहलाता है, जियोलॉजिस्ट। वन हु राइट्स अ डिक्शनरी, और आपको बता दें जो डिक्शनरी लिखता है वो लेक्सिकोग्राफर कहलाता है। वन हु कंपाइल्स बिब्लियोग्राफी, और जो बिब्लियोग्राफी को कंपाइल करता है वो बिब्लियोग्राफर कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की ओर। द कॉटेज विच वाज नेम्ड द इवनिंग स्टार, हुज कॉटेज इज रेफर टू। तो कह रहे हैं कि जो कॉटेज था जिसका नाम इवनिंग स्टार था वह किसका था, तो वो माइकल का था। माइकल की अगर बात कर लें, पेस्टोरल पोयम है, पब्लिश होता है 1800 में, लिरिकल बैलेड में पब्लिश होता है, यानी जो सेकेंड एडिशन आता है लिरिकल बैलेड का। कॉटेज, माइकल की बात कर लेते हैं। माइकल की पत्नी का नाम इसाबेल था और उसके बेटे का नाम ल्यूक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेस्टोरल पोयम है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ प्लांट लिरिकल बैलेड्स विथ कॉलरिज। तो आपको बता दें 1797 में ही इन्होंने मतलब कौन, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने लिरिकल बैलेड का प्लान कर लिया था। वर्ड्सवर्थ पोयम माई हार्ट लिफ्ट्स अप द रेनबो, इसको बोलते हैं द रेनबो। कह रहे कि लिखा गया है 1802 में रेनबो, और 1807 में यह पोयम पब्लिश होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ वाज ऑनर्ड विथ अ विजिट बाय द क्वीन डुआगर इन। तो कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ वाज ऑनर्ड, यानी वर्ड्सवर्थ का स्वागत किया गया था किसके द्वारा, क्वीन डुआगर के द्वारा 1840 में। आपको बता दें फ्रेंड्स, 1840 में क्वीन डुआगर जो हैं विलियम फोर्थ की विधवा रही हैं। ठीक है, कह रहा है कि वह लेक डिस्ट्रिक्ट 1840 में लेक डिस्ट्रिक्ट भ्रमण की हैं, और भ्रमण करने के दौरान रिडाल माउंट जो इनका घर था, रिडाल माउंट उनके घर पर भी विजिट की और उन्हें जाकर के सम्मानित किया था। ठीक है, द पोएम लूसी वॉज रिटेन इन द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, यानी लिरिकल बैलेट्स का सेकेंड एडिशन की अगर बात करते हैं तो 1800, फर्स्ट 1798। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन सक्सेशन टू साउदे। रॉबर्ट साउदे के बाद 1843 में उन्होंने पोएट लॉरेट संभाला। उसके कब तक, तो 1850 तक। उसके बाद टेनिसन साहब आ गए। वर्ड्सवर्थ्स पोएम द स्पैरो नेस्ट वाज रिटेन इन विच ईयर। तो आपको बता दें द स्पैरो नेस्ट जो है 1801 में लिखा गया है और पब्लिश होता है 1807 में। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ सोनेट आई थॉट ऑफ दी, आपको बता दें एक ऐसा सोनेट है आई थॉट ऑफ दी वाज पब्लिश इन विच ईयर, 1820 में पब्लिश होता है। आपको बता दें यह सोनेट जो है द रिवर डडन जो सोनेट सीरीज है ना उसका एक हिस्सा है आई थॉट ऑफ दी, और पब्लिश होता है 1820 में। यह सोनेट जो है द रिवर डडन जो सोनेट सीरीज है उसमें शामिल है। विच इज़ नॉट अ पोएम बाई वर्ड्सवर्थ, तो वर्ड्सवर्थ के द्वारा कौन सा पोएम नहीं है। डिपार्चर एंड अराइवल, आपको बता दें यह टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा हुआ पोएम है। डिपार्चर एंड अराइवल वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा हुआ है। टी.एस. इलियट की बात कर लेते हैं तो 1888 में इनका जन्म होता है और 1965 में इनका डेथ हो जाता है। वर्ड्सवर्थ पोएम द एक्सक्यूर्सन बिलोंग्स टू द पीरियड बिटवीन, तो आपको बताया था किस दौरान का एक्सक्यूर्सन है, वो है 1791 से 1797। द ट्रम्प ऑफ वर्चू वुड बी बेटर नेम ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स की बात करते हैं, एक मास्क है, लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा, पब्लिश होता है 1634 में। लिसिडर इज लास्ट हॉटन पोएम 1632 से लेकर के 1638 के बीच में हॉटन पीरियड आता है, और हॉटन पीरियड में जो लास्ट पोएम रहता है वो लिसिडस है। लिसिडस आपको बता दें एक इलेजी है और लिखा गया है 1637 में एडवर्ड किंग के डेथ पर। इन 1643 ही मैरिड मैरी पावेल, 1643 में मैरी पावेल से शादी करते हैं। द डॉटर ऑफ रिचर्ड पावेल, रॉयलिस्ट थे। ठीक है, रिचर्ड पावेल। ही लॉस्ट द साइट ऑफ वन आइज इन, देखिएगा आपको बता दें 1652 में पूरी तरीके से अंधे हो गए थे। 1652 में 44 साल की उम्र में पूरी तरीके से अंधे हो गए थे, जबकि 1650 में 42 साल की उम्र में वन आई गया है, साइट ऑफ वन आई, यानी उन्होंने एक आंख की रोशनी खो दिया था 42 साल की उम्र में 1650 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द डिफेंसियो वाज द लास्ट वर्क दैट मिल्टन सा। तो डिफेंसियो की अगर बात करते हैं तो 1651 में उन्होंने या डिफेंसियो पब्लिश होता है, और 1651 में उन्होंने उनका अंतिम वर्क था जिन्होंने उनको देखा था, और फाइनली आपको बता दें 1652 में फाइनली अंधे हो जाते हैं। इन फेब 1652 ही बिकेम ब्लाइंड। हिज फर्स्ट वाइफ मैरी पावेल डाइड ऑन 5
मई 1652। तो 1652 में पूरी तरीके से अंधे हो जाते हैं। और दूसरी बात बता रहे हैं कि फर्स्ट वाइफ जिनका नाम मैरी पावेल था, मैरी पावेल का डेथ हो जाता है 5 मई 1652 को। ठीक है। इन 1656 ही मैरिड कैथरीन वुडकॉक, ये सेकेंड वाइफ है इनकी। 1656 में दूसरी शादी करते हैं कैथरीन वुडकॉक के साथ। बोथ मदर एंड चाइल्ड डाइड इन 1658। और 1658 में 56 में शादी करते हैं। 1658 में वुडकॉक के साथ उनका बच्चा भी डेथ कर जाते हैं लोग। फॉर द थर्ड टाइम इन 1663 द पोएट मैरिड एलिजाबेथ मिन्सुल। और 1663 में जाकर के एलिजाबेथ मिन्सुल से शादी करते हैं जॉन मिल्टन। थॉमस एलिवुड सजेशन, थॉमस एलिवुड का एक सजेशन है, बट व्हाट हैस्ट दाउ टू से पैराडाइज फाउंड। अब तुम क्या कहना चाहोगे पैराडाइज फाउंड के बारे में, ऐसा थॉमस एलिवुड ने सजेस्ट किया है जॉन मिल्टन को। मिल्टन रोड द सेकेंड पार्ट ऑफ द एपिक पैराडाइज रिगेंड 1671 इन 4 बुक्स। तो आपको बताया था पैराडाइज रिगेंड जो है 4 बुक्स में यह है, एपिक पोयम है। 1671 में पब्लिश होता है बाय जॉन मिल्टन। मिल्टन इज सेड टू बी बिलेटेड एलिजाबेथन। तो आपको बता दें मिल्टन को बिलेटेड एलिजाबेथन के नाम से भी जाना जाता है। ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ द प्यूरिटन्स वेयर माइनॉरिटी। तो एलिजाबेथ की अगर बात करते हैं तो 1558 से लेकर के 1603 के बीच में जो प्यूरिटन्स थे ना, वो माइनॉरिटी थे, अल्पसंख्यक थे। इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स, लाइन ध्यान से रखिएगा, मिल्टन ने शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन। तो क्या कह रहा है कि इंग्लिश नेशन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं मिल्टन एंड शेक्सपियर। मार्क पेटिसन का ऐसा कोट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विच डॉक्ट्राइन इज फाउंड इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1667 में पब्लिश होता है पैराडाइज लॉस्ट। और उसका डॉक्ट्राइन यानी सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ विल जो है इसकी डॉक्ट्राइन है, सिद्धांत है, इच्छाओं का स्वतंत्रता। हु रोड द प्ले वेटिंग फॉर गॉडेट। अब आपको बता देते हैं वेटिंग फॉर गॉडेट जो है लिखा गया है 1953 में और पब्लिश भी होता है 1953 में। सैमुअल बेकेट के द्वारा लिखा गया प्ले है। और आपको बता दें सैमुअल बेकेट की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1906 में इनका जन्म होता है और 1989 में इनका डेथ होता है। 53 में वेटिंग फॉर गॉडेट पब्लिश होता है। एक चीज़, उन्हें 1969 में साहित्य का नोबेल प्राइज मिलता है, किसको, सैमुअल बेकेट को। इन विच प्ले जीबी शाह इंट्रोड्यूस हिज फेमस फिलोसफी ऑफ लाइफ फोर्स। तो आपको बता दें लाइफ फोर्स जो है इंट्रोड्यूस किया है मैन एंड सुपर मैन में, कौन, जीबी शाह। जीबी शाह के बारे में बात कर लेते हैं। 1856 में इनका जन्म होता है, 1950 में इनका डेथ होता है। मैन एंड सुपरमैन की बात करते हैं तो 1903 में पब्लिश होता है। 4 एक्ट्स प्ले है बाई जीबी शाह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ प्ले इज स्ट्राइफ, सिल्वर बॉक्स एंड जस्टिस। तो आपको बता दें स्ट्राइफ आता है 1909 में, सिल्वर बॉक्स आता है 1906 में और जस्टिस आता है 1910 में। ये सब प्रॉब्लम प्ले हैं। और प्रॉब्लम प्ले से किसके द्वारा, जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा। हु इज नन एज द मास्टर ऑफ एब्सर्ड प्ले। तो एब्सर्ड प्ले के जो मास्टर कहलाते हैं वो सैमुअल बेकेट हैं, सैमुअल बेकेट हैं, ध्यान रखिएगा। हुज प्लेज आर कॉल्ड एंटी रोमांटिक। देखिए इसको पूछा गया था एलटी ग्रेड में कि एंटी रोमांटिक कौन है, तो वो जीबी शाह हैं, जीबी शाह। 1856 में पैदा होते हैं, 1950 में इनका डेथ होता है। हु इज नन एज द मास्टर ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज। तो मास्टर ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज किसके द्वारा, जीबी शाह के द्वारा। हु रोड द नॉवेल द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की बात बता देते हैं 1954 में पब्लिश होता है विलियम गोल्डिंग के द्वारा। विलियम गोल्डिंग की बात करते हैं तो 1911 में पैदा होते हैं, 1993 में इनका डेथ हो जाता है। हु रोड द नॉवेल एनिमल फार्म। एनिमल फार्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1945 में पब्लिश होता है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल की बात करते हैं तो 1903 में जन्म होता है मोतिहारी बिहार में और 1950 में इनका डेथ हो जाता है। जॉर्ज ऑरवेल, इनका एक नॉवेल है एनिमल फार्म, 1945 में पब्लिश होता है। आगे बढ़ते हैं। हु रोड द नॉवेल यूलिसेस। आपको बता दें यह यूलिसेस जो है नॉवेल है 1922 में पब्लिश होता है जेम्स जॉयस के द्वारा। एक यूलिसेस पोयम है, ठीक है, यूलिसेस पोयम है। आप बताइएगा यूलिसेस जो पोयम है किसके द्वारा है, कमेंट बॉक्स में। हु रोड द नॉवेल अ पैसेज टू इंडिया। पब्लिश होता है 1924 में E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा हुआ है नॉवेल अ पैसेज टू इंडिया। हु रोट पॉइंट काउंटर पॉइंट। नॉवेल देखिएगा, ये नॉवेल है पॉइंट काउंटर पॉइंट, एल्डस हेक्सले का एक नॉवेल है। पब्लिश होता है फ्रेंड्स 1928 में, पॉइंट काउंटर पॉइंट, एल्डस हेक्सले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि हु बिलीव्स दैट ट्रू लव इज अ मैटर ऑफ माइंड। कह रहा है सच्चा प्यार जो है ना माइंड का मैटर है रेदर देन बॉडी। इसकी अपेक्षा, शरीर से अपेक्षा, यानी जो सच्चा लव होता है ना वो माइंड से होता है ना कि बॉडी से, ऐसा विश्वास करते हैं D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस की अगर बात करते हैं तो 1885 में इनका जन्म होता है, 1930 में इनका डेथ हो जाता है। D.H. लॉरेंस। सोनेट नंबर 138 इज द सोनेट दैट आल्सो अपीयर इन द पैशनेट पिलग्रिम
1599 पब्लिश बाय विलियम जागार्ड। तो विलियम जागार्ड के द्वारा यह पब्लिश होता है पैशनेट पिलग्रिम। इसमें 1599 में यह पब्लिश होता है और यह सोनेट जो है सोनेट नंबर 138 है, पहले पब्लिश हो चुका है। सोनेट वैसे 1609 में पब्लिश होता है थॉमस थॉर्पे के द्वारा, लेकिन 1599 में ऑलरेडी यह सोनेट पब्लिश हो जाता है। इस सोनेट के बारे में आपको बता दें, लाइन है कि व्हेन माई लव स्वीयर्स, जब मेरा प्रेम कसम खाता है, शपथ लेता है कि वह दैट सी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ, कि वह किससे बना हुआ है, सत्य से बना हुआ है। ये लाइन बहुत ही बेहतरीन लाइन है, इसलिए 138 को जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। लव इज़ ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी। तो कह रहा है कि प्यार अंधा होता है और जो लवर्स होते हैं कैन नॉट सी प्रेटी फॉली, यानी अपने अच्छे मूर्ख चीज़ों को, मूर्खतापूर्ण चीज़ों को वो नहीं देख पाते जो वो करते हैं। ऐसा मर्चेंट ऑफ वेनिस में बोला गया है जेसिका के द्वारा, और एक्ट 2 सीन 4 में, एक्ट 2 सीन 4 में मर्चेंट ऑफ वेनिस में। मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात कर लेते हैं। पब्लिश होता है 1600 में क्वार्टो में, ठीक है। लिखा गया है 1596 और 98 के बीच, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये लाइन बोला गया लव इज ब्लाइंड जेसिका के द्वारा, एक्ट 2 सीन 4। ऑल ट्रू लवर्स आर अनस्टेड एंड स्किटिस इन ऑल मोशन एल्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि ऑल ट्रू लवर्स आर, जो सभी सच्चे प्रेमी जो है ना, बाकी सब कामों में अस्थिर होते हैं और चंचल होते हैं। यानी जो सच्चे लवर्स होते हैं ना, वो बाकी सब कामों में अस्थिर और चंचल होते हैं। ऐसा ट्वेल्थ नाइट में बोला गया है ओर्सिनो के द्वारा, एक्ट 2 सीन 4 में। ट्वेल्थ नाइट की अगर बात करते हैं तो पब्लिश होता है जी 1602 में क्वार्टो एडिशन में, और 1601 1602 के बीच लिखा हुआ है। ट्वेल्थ नाइट बाय विलियम शेक्सपियर। वुमेन आर एज रोजेस, महिलाएं जो गुलाब की तरह होती हैं। हुज फेयर फ्लावर, जिनका सुंदर फूल एक बार खिल जाता है तो बार बार मुरझाता है, ऐसा बोला गया ओर्सिनो के द्वारा ट्वेल्थ नाइट में। लव थॉट्स लाई रीच व्हेन कैनोपीड बावर्स, हु सेज। तो आपको बता दें लव थॉट्स लाई रीच व्हेन कैनोपीड बावर्स, यानी जो प्यार भरे विचार होते हैं ना, वो तब और खूबसूरत लगने लगते हैं जब वो छतरीदार कुंज होता है ना, बावर जो होता है ना, उसके नीचे हों। ये ओर्सिनो के द्वारा बोला गया है ट्वेल्थ नाइट। नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि पोर्सिया। पोर्सिया एक कैरेक्टर है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, इसको ध्यान में रखिएगा। बिलोंग्स टू बेलमॉन्ट, तो पोर्सिया जो है बेलमॉन्ट से बिलोंग करती है। लोरेंजो की बात करता है, कह रहा है कि लोरेंजो इज इन लव विथ, तो जेसिका से प्यार करता है कौन, लोरेंजो। व्हेन माई लव स्वीयर दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ, जब मेरा प्यार कसम खाता है तो वह सत्य से बना हुआ लगता है, ऐसा 138 नंबर सोनेट है, ध्यान रखिएगा। 138 नंबर सोनेट है विलियम शेक्सपियर का। व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आइज, आपको बता दें व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून, यानी भाग्य में और मनुष्यों की आंखों में जब अपमान हो, तो ये सोनेट है नंबर 29 है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फोलियो की बात करते हैं फ्रेंड्स। विलियम शेक्सपियर के जो फोलियोज हैं, पहला आता है 1623 में, 1632 में, 1663 में और 1685 में। 4 फोलियो हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हु इज द एथर ऑफ द बुक शेक्सपियर्स फाइट विद द पीरियड्स। किताब बड़ा अच्छा है, शेक्सपियर्स फाइट विद द पीरियड। ये किसने लिखा है, A.W. पोलार्ड ने लिखा है, A.W. पोलार्ड ने। शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्लेस, ये देखिए मैंने आप कम्युनिटी बॉक्स में डाला था, तो बहुत सारी कई भाइयों ने थोड़ा सा कमेंट किया है कि भाई E.M.W. टिलियार्ड का नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्लेस एक वर्क है, किसके द्वारा, E.M.W. टिलियार्ड के द्वारा, ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा। द फॉरसाइट सागा इज अ स्टोरी ऑफ 3 जनरेशन, तो आपको बता दें द फॉरसाइट सागा 1922 में पब्लिश होता, मास्टरपीस रहा है विलियम गाल्सवर्दी का, जॉन गाल्सवर्दी का। 3 जनरेशन की कहानी है द फॉरसाइट सागा। द सिल्वर बॉक्स वॉज परफॉर्म्ड रॉयल कोर्ट थिएटर इन लंदन, तो सिल्वर बॉक्स की अगर बात करते हैं 1906 में लंदन में और 1907 में अमेरिका में परफॉर्म किया जाता है, रॉयल कोर्ट थिएटर इन लंदन, ठीक है, लंदन की बात कर रहा है 1906। नेम ऑफ द शिप ऑन विच गाल्सवर्दी मेट विद द जोसेफ कॉनॉर्ड, तो कह रहा है कि जोसेफ कॉनॉर्ड से मिले थे 1893 में। उस जहाज़ का नाम था टोरेंस, जिसमें जॉन गाल्सवर्दी एज अ पैसेंजर थे और जोसेफ कॉनॉर्ड जो है एज अ मेट थे, ठीक है। तो उसमें बता रहा है कि 1893 में इनका मुलाकात होता है। ही वॉज कॉल्ड टू द बार इन 1890, तो ही कौन है, गाल्सवर्दी हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द बुक गाल्सवर्दी एज अ ड्रामेटिक आर्टिस्ट, ये किताब का नाम है गाल्सवर्दी एज अ ड्रामेटिक आर्टिस्ट, R.H. कोर्ट्स ने लिखा है इस पुस्तक को। अब वाइफ्स मेमोरी इज नॉट वेरी गुड व्हेन हर हस्बैंड इज इन डेंजर, तो कह रहा है कि जब उसका पति खतरे में हो तो जो पत्नी का मेमोरी है ना, वो अच्छा नहीं होता है, ऐसा मेबल बोलती है लॉयल्टीज से, ठीक है। लॉयल्टीज की अगर बात करते हैं तो लेटर प्ले है 1922 में पब्लिश होता है बाई जॉन गाल्सवर्दी। मेबल इज द वाइफ ऑफ कैप्टन डेंसी, ये अभी आपको बता दें मेबल जो या कैप्टन डेंसी जो है वो दोनों कैरेक्टर हैं, ये वाइफ हैं
कैप्टन डेंसी के मेबल, ठीक है। आपको बताया था ये कहानी है लॉयल्टीज़ की, ठीक है, लॉयल्टीज़ बाय जॉन गाल्सवर्दी। फर्स्ट नॉवल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जॉसलिन है, जॉसलिन जॉनसन जॉन के नाम से लिखा जाता था उस समय 1904 के पहले, जो आइलैंड फेरिसिस आया था ना, उसके पहले वो जॉनसन जॉन के नाम से लिखा करते थे। तो जॉसलिन आपको बताया था नॉवल है और 1898 में पब्लिश होता है बाय जॉन गाल्सवर्दी एज जॉनसन जॉन। फर्स्ट प्ले की बात करते हैं द सिल्वर बॉक्स 1906। प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजिडी की बात कर रहा है तो यह प्राइवेट डोमेस्टिक है ट्रेजिडी जो है द शो है 1925 में पब्लिश होता है। गाल्सवर्दी रोट नियर अबाउट 30 प्लेस, तो बता रहा है कि लगभग इन्होंने 30 नाटक लिखे हैं गाल्सवर्दी ने। कंटेम्प्रेरी ऑफ गाल्सवर्दी की बात करते हैं, समकालीन थे जीवी सा, जीवी सा। फर्स्ट रिवेंज ट्रेजिडी, इसको ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट रिवेंज ट्रेजिडी है द स्पेनिश ट्रेजिडी, किसके द्वारा? थॉमस कीट के द्वारा। थॉमस कीट के बारे में बताते हैं तो ये एक यूनिवर्सिटी विट्स में से एक थे। आज का आखिरी क्वेश्चन, फर्स्ट लिटरेरी पीरियोडिकल, तो कह रहा है कि पहला लिटरेरी पीरियोडिकल क्या है? वो है टेटलर, और टेटलर रिचार्ड स्टील, मत भूलिएगा, ठीक है। ये रहा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। गुड इवनिंग, नमस्कार। आज यूपी टीजीटी इंग्लिश ऑनलाइनर क्लास थर्ड आपके समक्ष फुल्ली वन शॉट रिवीजन है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कह रहे हैं क्या? शेक्सपियर रोट किंग जॉन द सेम ईयर हिज सन डाइड। किंग जॉन लिखा गया था 1596 में, और 1596 में उनके बेटे का डेथ हुआ था। द ग्लोब थिएटर वॉज डिमोलिस्ड इन 1644। 1644 में ग्लोब थिएटर को पूरी तरीके से ढा दिया गया था, यानी डिमोलिश खत्म हो गया था, गिरा दिया गया सबसे उचित रहेगा। एक चीज़ 1599 में इसका निर्माण होता है, 1613 में इसमें आग लग जाती है, 1614 में पुनः निर्माण होता है, और फाइनली 1644 में इसको पूरी तरीके से गिरा दिया जाता है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, 1642 में गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के वजह से थिएटर्स को बंद करना पड़ा था लगभग 18 साल तक, यानी 1660 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्ले शेक्सपियर रोट वाज टू नोबल किंग्समैन। आपको बता दें, जो लास्ट प्ले की बात कर रहा है, लिखने की बात कर, कौन सा था? तो वो है टू नोबल किंग्समैन। टू नोबल किंग्समैन की अगर बात करते हैं तो 1613 से लेकर के 14 के बीच में लिखा गया था, जबकि द टेम्पेस्ट की बात करते हैं तो 1611 में दिखाई दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द टू नोबल किंग्समैन वॉज रिटेन अराउंड 1613 टू 1614 बाई विलियम शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर। तो आपको बता देते हैं, द टू नोबल किंग्समैन जो है वो लास्ट वर्क है 1613-14 के बीच में लिखा गया था विलियम शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर के द्वारा। क्लियर? हेनरी एट्थ वॉज रिटेन बाई विलियम शेक्सपियर। तो आपको बता दें, हेनरी एट्थ जो है वो भी लिखा गया था 1613 में, ठीक है। हेनरी एट्थ के दौरान ही द ग्लोब थिएटर में आग लगा था, ठीक है। एक चीज़ कह रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर और चूंकि कोलैबोरेशन में लिखा गया था जॉन फ्लेचर के द्वारा भी, तो हेनरी एट्थ दो लोगों के द्वारा, विलियम शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर के द्वारा लिखा गया था 1613 में। शेक्सपियर हैड 7 सिबलिंग्स। तो कितने सिबलिंग्स भाई बहन थे? तो वो टोटल 7 थे, ठीक है, 7 थे। एक शेक्सपियर उसमें से थे, यानी 8 लोग टोटल थे। और इसमें तीसरे नंबर के थे, पहले थे जॉन, 1558 में इनका जन्म होता है। मार्गरेट 1562 में पैदा होती है, 63 में इनका डेथ हो जाता है। और विलियम शेक्सपियर जो 1564 में पैदा होते हैं, 1616 में इनका डेथ हो जाता है, ठीक है, तीसरे नंबर के। देयर इज एविडेंस दैट ही प्लेड द रोल ऑफ घोस्ट इन, यानी ऐसा साक्ष्य मिलता है, प्रमाण मिलता है कि उन्होंने हैमलेट में घोस्ट का रोल अदा किया था, जबकि एज यू लाइक इट में एडम का। डन। टाइमन ऑफ एथेंस वाज अ कोलैबोरेशन विद थॉमस मिडल्टन। तो आपको बता दें, टाइमन ऑफ एथेंस जो है लिखा गया था फ्रेंड्स, आपको बता दें लिखा गया था 1605-6 के आसपास में, 5-6 के आसपास में। एक चीज़ और उसमें लिखा गया था किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर और थॉमस मिडल्टन के द्वारा। पेरिकल्स की अगर बात करते हैं, प्रिंस ऑफ टायर बोलते हैं, लिखा गया था फ्रेंड्स 1607-8 में पेरिकल्स, ठीक है, पेरिकल्स 1607-8 में लिखा गया था, लेकिन यह भी कोलैबोरेट किया गया था किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर और जॉर्ज विल्किंस के द्वारा। डन। 2 of Shakespeare plays Hamlet and Much Ado About Nothing have been translated into। तो आपको बता देते हैं, 2 प्ले जो है विलियम शेक्सपियर के, एक हैमलेट और एक मच एडो अबाउट नथिंग, दोनों प्ले जो है क्लिंगॉन एक काल्पनिक लैंग्वेज कह सकते हैं, ठीक है, एक काल्पनिक लैंग्वेज है, और उसमें यह ट्रांसलेट किया गया था दोनों प्ले, ठीक है, हैमलेट और मच एडो अबाउट नथिंग क्लिंगॉन में ट्रांसलेट किया गया था। शेक्सपियर पॉइंट द वर्ड फैशनेबल। तो आपको बता दें, फैशनेबल जो शब्द है वो पॉइंट किया गया था ट्रोइलस इन क्रेसिडेना में।
ट्रोजस क्रेसिडा की अगर बात करते हैं तो 1602 के आसपास में लिखा गया था। शेक्सपियर कॉइन्ड द वर्ड सेंटिमोनियस। सेंटिमोनियस जो है मेजर फॉर मेजर में यह शब्द कॉइन किया गया है। मेजर फॉर मेजर की अगर बात करते हैं तो 1603 में लिखा गया था। डार्क कॉमेडी के नाम से भी जाना जाता है, मेजर फॉर मेजर। शेक्सपियर कॉइन्ड द वर्ड आई बॉल। आई बॉल जो है आपको बता दें, यह जो शब्द है, ठीक है, अमिट्स ऑफ नाइट ड्रीम में यह कॉइन किया गया शब्द है बाय विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर कॉइन्ड द वर्ड लैकलस्टर। लैकलस्टर भी एज यू लाइक इट में कॉइन किया गया शब्द है, ठीक है। और एज यू लाइक इट की बात बताते हैं तो 1599 में लिखा गया था। मिड्स ऑफ नाइट ड्रीम की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1595 में, ठीक है। शेक्सपियर पॉइंट द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन देखिएगा, फॉरगोन कंक्लूजन। फॉरगोन कंक्लूजन जो है ओथेलो में यह पॉइंट किया गया एक्सप्रेशन है, ध्यान रखिएगा। ओथेलो की बात करते हैं तो 1603 या 4 में लिखा गया है बाय विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर पॉइंट द एक्सप्रेशन इन द पिकल द टेम्पेस्ट, 1611 में देखने को मिलता है। यह एक्सप्रेशन किस में है? द टेम्पेस्ट में, इन द पिकल। शेक्सपियर पॉइंट द एक्सप्रेशन वाइल्ड गुड चेस। वाइल्ड गुड चेस जो एक्सप्रेशन है वो रोमियो एंड जूलियट में दिखाई देता है। रोमियो एंड जूलियट की बात करते हैं तो 1591 से लेकर के 96 के बीच में लिखा गया है और 97 में क्वार्टो में पब्लिश होता है रोमियो एंड जूलियट। शेक्सपियर पॉइंट द एक्सप्रेशन वन फेल सूप, ये ध्यान रखिएगा, वन फेल सूप जो है मैकबेथ में कॉइन किया गया यह शब्द है, ठीक है, मैकबेथ में। आगे बढ़े, चलिए। He was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest most comprehensive soul। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि he was the man who of all modern, यानी जितने भी मॉडर्न के पोएट्स हैं, जितने एंशियंट पोएट्स हैं, उसमें से सबसे बड़ा और समझदार जो आत्मा था वो किसका था? विलियम शेक्सपियर का था। जॉन ड्राइडन ने ऐसा बोला है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। इफ आई वुड कंपेयर हिम जॉनसन, यानी ऐसा कह रहे हैं कि यदि मैं जॉनसन से तुलना करूं विथ शेक्सपियर का, आई मस्ट नो एक्नॉलेज, तो मुझे स्वीकारना चाहिए हिम द मोर करेक्ट पोएट, यानी जॉनसन जो है बहुत ही मोस्ट करेक्ट पोएट है, लेकिन शेक्सपियर द ग्रेटर विट, ऐसा जॉन ड्राइडन साहब ने बोला है। आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर। एडमायर हिम मतलब जॉनसन, ठीक है, डॉक्टर जॉनसन की बात किया जा रहा है कि मैं डॉक्टर जॉनसन का प्रशंसा करता हूँ लेकिन शेक्सपियर से प्यार करता हूँ। किसके द्वारा? जॉन ड्राइडन के द्वारा। दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, यानी कह रहे हैं कि दांते और शेक्सपियर ने मॉडर्न वर्ल्ड को, आधुनिक दुनिया को अपने में बांट लिया है। देयर इज नो थर्ड, कोई तीसरा नहीं है, ऐसा मानना है टी एस एलियट का। किसमें? दांते 1929 जो एक वर्क है टी एस एलियट का, उसमें इन्होंने बोला है कि दांते और शेक्सपियर ने इस मॉडर्न दुनिया को अपने आप में बांट लिया, तीसरा कोई नहीं है। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ए बेन जॉनसन के द्वारा बोला गया है। और मिस्टर विलियम शेक्सपियर जो 1623 में पब्लिश होता है पोर्टफोलियो, उसमें यह शामिल है, ठीक है। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, किसी एक युग के नहीं है, ऑल टाइम के लिए है, ऐसा बेन जॉनसन ने बोला है। हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स और किंग्स, उसकी कहानियाँ जो हैं उसमें रोमन्स और किंग्स की ज़रूरत है। बट द थिंग्स ओनली ऑन मैन, लेकिन जो चीज़ें हैं वो सिर्फ व्यक्तियों पे हैं, ऐसा डॉक्टर जॉनसन का मानना है। देयर वॉज इवन मोर इन हिम टू बी प्रेस दैन टू बी पार्डन, तो कह रहा है कि उनमें बोले तो शेक्सपियर में कुछ ऐसी बात थी, कैसी बात थी, तो कह रहा है कि उसमें माफ़ करने से ज़्यादा, क्या पार्डन माने माफ़ करने से ज़्यादा तारीफ़ करने लायक बातें थी। किसमें? विलियम शेक्सपियर में तारीफ़ करने वाली बातें ज़्यादा थी, माफ़ करने वाली बातें कम। आई कीप सेइंग शेक्सपियर, मैं शेक्सपियर कहता रहूँगा, लेकिन तुम, यू आर एज ऑब्स्क्योर एज लाइफ इज़, जितना रहस्यमय जीवन है उतना ही तुम भी रहस्यमय ढंग से बने रहना, ऐसा मैथियोनाल्ड बोलते हैं लेटर टू आर्थर हैकलफ, ठीक है, एक लेटर में बोलते हैं कि मैं शेक्सपियर कहता रहूँगा, लेकिन तुम जितना जिंदगी रहस्यमय है उतना तुम भी रहस्यमय बने रहना। आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ लेफ्ट नथिंग टू से अबाउट नथिंग और एनीथिंग, यानी कुछ भी कहने लायक उन्होंने नहीं छोड़ा, कुछ भी कहने लायक उन्होंने नहीं छोड़ा। किसने? विलियम शेक्सपियर ने। ऐसा लाइन जॉन किट्स बोलते हैं इन अ लेटर टू जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड, ये लेटर लिखते हैं जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड को, उन्होंने अपने लेटर में बोला है कि शेक्सपियर में कुछ भी बोलने लायक नहीं छोड़ा, ठीक है। हैमलेट्स एक्सपीरियंस सिंपली कुड नॉट हैपन टू अ प्लम्बर, जीबी शाह के द्वारा स्टेटमेंट बोला गया है कि जो हैमलेट का अनुभव था ना, जो अनुभव हुआ प्लम्बर के साथ हो ही नहीं सकता था, ऐसा किसने बोला है? जीबी शाह ने बोला है। व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विथ वंडर, जब भी मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ तो मैं एक आश्चर्यचकित चीज़ों में फंस जाता हूँ,
कि सच ट्राइबल पीपल यानी इतना मामूली व्यक्ति जो है शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज, कि इतना बेहतरीन भाषा में कैसे कैसे क्या कर सकता है, सोच विचार और बातें कर सकता है, ऐसा D.H. लॉरेंस ने बोला है विलियम शेक्सपियर को डिनोट करते हुए। शेक्सपियर लीड ए लाइफ ऑफ एल्गरी रूपक, ठीक है, और रूपक भरी जिंदगी जिया है किसने, शेक्सपियर ने। हिज वर्क्स आर द कमेंट्स ऑन इट, और उनके जो वर्क्स हैं ना ये खुद उन पर टिप्पणियां हैं, क्या है, टिप्पणियां हैं, ऐसा जॉन कीट्स ने बोला है, ऐसा जॉन कीट्स ने बोला है। हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2013, तो आपको बता दें नोबेल प्राइज लिटरेचर का एलिस मुनरो को मिलता है, ठीक है, एलिस मुनरो को। एलिस मुनरो की अगर बात कर लेते हैं तो फर्स्ट कनाडियन थी, यानी फर्स्ट कनाडियन महिला थी एंड 13th वोमेन टू विन द अवार्ड। और बेसिकली एलिस मुनरो को उनके शॉर्ट स्टोरीज के लिए क्या मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है 2013 में। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंस फिक्शन, तो एक बात और यहाँ बताना चाहूँगा कि दो फादर ऑफ द साइंस फिक्शन जो है जुल्स वर्ने को बोला जाता है, लेकिन इनसे पहले H.G. वेल्स हैं, H.G. वेल्स हैं। H.G. वेल्स को क्या फादर ऑफ साइंस फिक्शन बोला जाता है, साथ ही साथ जुल्स वर्ने का भी नाम आता है, ठीक है, आगे बढ़े। Who regarded Shakespeare's greatest plays as book to be read than plays to be acted, कह रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो जाना जाता है, यानी शेक्सपियर का जो ग्रेटेस्ट प्ले है ना वो ज़्यादातर पढ़ने लायक है, ना कि एक्ट करने लायक। ऐसा बोला गया किसके द्वारा, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। चार्ल्स लैम्ब की बात बताते हैं तो 1775 में पैदा होते हैं, 1834 में इनका डेथ हो जाता है, डन। जॉन मिल्टन रोड द पोएम पैराडाइज लॉस्ट इन ब्लैंक वर्स, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, पैराडाइज लॉस्ट 1558 से 1658 से शुरू होता है और 1665 में कंप्लीट होता है, 1667 में 10 बुक्स के साथ पब्लिश होता है और 1674 यानी 12 बुक्स के साथ पब्लिश होता है। लिखा गया ब्लैंक वर्स में। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटेन ऑन द बाइब्लिकल थीम, किस थीम पर, बाइब्लिकल थीम पर लिखा गया है, ऑफ द फॉल ऑफ मैन, यानी व्यक्ति के पतन का जो थीम है बाइब्लिकल थीम पर बेस्ड है। पैराडाइज लॉस्ट हैज़ 2 नैरेटिव आर्क्स, 2 प्रकार के आर्क्स हैं इसमें, एक है सैटन लूसीफर के बारे में और दूसरा एडम और ईव के बारे में। बुक 9 इज द लॉन्गेस्ट बुक इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट का सबसे बड़ा बुक जो है बुक 9 है, लॉन्गेस्ट बुक। बुक 7 इज द शॉर्टेस्ट बुक मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट का सबसे छोटा जो बुक है वो 7 है। 10 बुक्स वेयर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द पोएम पैराडाइज लॉस्ट, यानी 1667 में 10 बुक्स के साथ पब्लिश होता है पैराडाइज लॉस्ट। 12 बुक्स आर वेयर इंक्लूडेड द सेकेंड एडिशन पैराडाइज लॉस्ट, तो ये होता है 1674 में, 1674 में 12 बुक्स के साथ पब्लिश होता है। द सेकेंड एडिशन ऑफ द पोएम पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश इन 1674, मैंने पहले ही बता दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय विलियम शेक्सपियर इज पेस्टोरल रोमांस, पेस्टोरल रोमांस की बात करते हैं तो एज यू लाइक इट लिखा गया 1599 में, एज यू लाइक इट। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट प्ले विच इज रिटेन इन 1770 लाइन्स, 1770 लाइन्स में लिखा गया है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, सबसे शॉर्टेस्ट प्ले माना जाता है, ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट प्ले माना जाता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है लव्स लेबर लॉस्ट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ राइमिंग लाइंस ऑफ ऑल हिज प्ले, विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं ना उसमें से सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ राइमिंग है लव्स लेबर लॉस्ट का, ठीक है, लव्स लेबर लॉस्ट। लव्स लेबर लॉस्ट की बात बता दें तो मिड 1590 के आसपास में लिखा गया था। देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल ओवर बीइंग परफॉर्म इन शेक्सपियर्स लाइफ टाइम, यानी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि शेक्सपियर का जीवन काल तक एज ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल परफॉर्म किया गया, यानी ये नहीं पता चला, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल की बात करते हैं तो 1598 से लेकर के 1608 के बीच में लिखा गया है। नंबर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। When Shakespeare was alive, the town was called Stratford, not Stratford upon Avon। देखिए कह रहा कि जब शेक्सपियर जिंदा थे तो उसके शहर का नाम स्ट्रेटफोर्ड था, न कि स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। द मोटो ऑफ द ग्लोब थिएटर वॉज टोटस मोंडस एज इट हिस्टोरी नेम, तो कह रहे हैं कि ग्लोब थिएटर का जो मोटो था वह था टोटस मोंडस एज इट हिस्टोरी नेम, यानी ऑल द वर्ड्स इज अ स्टेज, इसका मतलब होगा, ठीक है। शेक्सपियर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले राइट बट नहीं होगा, बट होगा, ठीक है, बट ही वॉज नॉट इवन अ ब्राइट एक्टर। देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है प्ले राइट रहे हैं लेकिन ब्राइट एक्टर नहीं रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है।
हु क्लेम्ड दैट शेक्सपियर डाइड अ पेपिस्ट, किसने क्लेम किया था कि शेक्सपियर जो है एज ए कैथोलिक डेड हुआ था उनका? तो रिचर्ड डेविस है, एक क्लर्जीमैन थे, रिचर्ड डेविस, उन्होंने यह क्लेम किया था कि शेक्सपियर डाइड अ पेपिस्ट। पेपिस्ट का मतलब पोप को मानने वाले। इंडियन एम्पायर और नो इंडियन एम्पायर वी कैन नॉट डू विदाउट शेक्सपियर, यानी भारतीय साम्राज्य रहे या न रहे, हम शेक्सपियर बिना कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कार्लाइल ने बोला है अपने लेक्चर में। ठीक है, कार्लाइल का स्टेटमेंट है। हुज एसेज हु रोट हेनरी एट्थ, हेनरी एट्थ किसने लिखा है? जेम्स स्पेडिंग ने लिखा है। हु रोट हेनरी एट्थ? हेनरी एट्थ, जेम्स स्पेडिंग। सी लव्ड मी फॉर द डेंजर्स आई हैड पास्ट, जिन खतरों को मैंने पार कर लिया वो मेरे खतरों के लिए मुझसे प्यार करती थी। आई लव्ड हर, मैं उसे प्यार करता था। दैट सी डिड पीटी देम, कि उन खतरों पे वह दया दिखाती थी। ऐसा सी और आई किसके लिए बोला गया? डेस्टिमोना और ओथेलो के लिए, इन ओथेलो। हु स्पीक्स द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज अ पिक्चर, मरे हुए लोग या जिंदा हुए, यानी सोने वाले लोग और मरने वाले लोग एक पिक्चर्स के समान होते हैं। टिस द आई ऑफ चाइल्डहुड, यानी ये बचपन की आंख है। दैट फियर्स ऑफ पेंटेड डेविल, जो एक पेंट किए हुए शैतान से डरती है, ऐसा लेडी मैकबेथ के द्वारा बोला गया है। हुज बुक इज विलियम शेक्सपियर अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन स्टैनली वेल्स के द्वारा लिखा हुआ बुक है विलियम शेक्सपियर अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, which play is directed by E.A. एलकाजी फॉर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो कह रहा है कि E.A. एलकाजी जो हैं, आपको बता दें, भारतीय अंग्रेजी सिनेमा के सबसे बड़े दिग्गज थे। उन्होंने विलियम शेक्सपियर के 7 ड्रामा को क्या किया है? डायरेक्ट किया है, इसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए उन्होंने डायरेक्ट किया था क्या? किंग लियर। चलिए कुछ हम बता देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। In 2007, एलिक पदमसी प्रेजेंटेड वन ऑफ शेक्सपियर प्ले। ठीक है, तो कह रहा है कि एलिक पदमसी ये है, ठीक है, ये हैं भारतीय सिनेमा के दिग्गज। ठीक है, ये हैं। कह रहा है कि 2007 में उन्होंने एक प्रस्तुत किया था शेक्सपियर के प्ले को, जिसका नाम है मैकबेथ। ठीक है, मैकबेथ को इन्होंने डायरेक्ट किया था 2007 में। ठीक, जबकि द टेमिंग ऑफ द स्टू 1954 में किया था। रोमियो एंड जूलियट 2002 में किया था। ठीक है, डायरेक्टर। शेक्सपियर वॉज एडमिटेड टू ए ग्रामर स्कूल, दिस स्कूल इज ऑल्सो नोन एज, तो ग्रामर स्कूल को द किंग्स न्यू स्कूल भी बोला जाता है। ठीक है, द एलिजाबेथन शेक्सपियर, द एसेंशियल शेक्सपियर, द फॉर्चून ऑफ फॉलस्टाफ, व्हाट हैपेंस इन हेमलेट, शेक्सपियर्स हैप्पी कॉमेडीज आर द वर्क्स ऑफ। तो ध्यान रखिएगा इन वर्क्स को। द एलिजाबेथन शेक्सपियर, द एसेंशियल शेक्सपियर, द फॉर्चून ऑफ फॉलस्टाफ, व्हाट हैपेंस इन हेमलेट, शेक्सपियर्स हैप्पी कॉमेडीज, J.W. विल्सन। ठीक है, विल्सन। द स्टोरी ऑफ एथोलियो इज सेट इन वेनिस, एथोलियो का जो कहानी है वो वेनिस में सेट हुआ है। एल्सिनोर इन डेनमार्क, हेमलेट की कहानी है। हु रोट हाउ मेनी चिल्ड्रन एंड लेडी मैकबेथ। अब देखिए, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ एल्सी नाइट्स के द्वारा लिखा हुआ है। सम शेक्सपियरियन थीम्स एंड अप्रोच टू हेमलेट इज रिटन बाय इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक एंड स्कॉलर एल्सी नाइट। ये भी शेक्सपियर का जो क्रिटिक है एक तरह से, सम शेक्सपियरियन थीम एंड अप्रोच टू हेमलेट और एल्सी नाइट के द्वारा ही लिखा गया है। द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन also built a theatre in 1608. It was a small theatre which could adjust to 700 people. It was used in winter. विंटर में यूज किया जाता है, उसका नाम है ब्लैकफेरियर्स थिएटर। ठीक है, ब्लैकफेरियर्स थिएटर 1608 में। Who has taken these lines? Thou hast nor youth nor age, but as it were and after dinner sleep, dreaming on both. From measure for measure, the epigraph of his poem जेरोन्सन। जेरोन्सन आपको बता दें एक पोयम है, 1920 में पब्लिश हुआ था टी.एस. एलियट के द्वारा। उसका एपिग्राफ लिया गया है मीजर फॉर मीजर से। लाइन क्या है? दाउ हैज़ नॉर यूथ नॉर एज, न तो तुम जवान हो न ही बूढ़े हो, लेकिन एज इट वेयर एंड आफ्टर डिनर स्लीप, और खाना खाने के बाद, रात का भोजन करने के बाद मानो कि तुम एक क्या हो? नींद हो। जैसे खाना खाने के बाद क्या हो? तुम नींद हो। ड्रीमिंग ऑन बोथ, ये दोनों के बारे में सपने देख रहे हो। दोनों मतलब एज और यूथ के बारे में। ठीक है, हु कॉल्स, यहाँ भी हु कॉल्स शेक्सपियर
अ ड्रंकन सेवेज विथ सम इमेजिनेशन, तो वोल्टेयर है, ठीक है, वोल्टेयर। हु रिमार्क इज दिस, आर द कमेंटेटर्स ऑन हैमलेट रियली मैड, क्या जो हैमलेट पर कमेंटेटर्स थे, ठीक है, क्या वो पागल थे या ओनली प्रिटेंडिंग टू बी, या पागल होने का नाटक कर रहे थे, ऐसा ऑस्कर वाइल्ड ने बोला है, ठीक है, ऐसा ऑस्कर वाइल्ड ने बोला है। आज का आखिरी क्वेश्चन, हु हैज़ रिटेन अ स्टोरी टाइटल द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एच, तो आपको बता दें द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एच ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा हुआ वर्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच यूपी टीजीटी इंग्लिश ऑनलाइनर क्लास नंबर 4। वन शॉर्ट रिवीजन है, वीडियो फुली इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शेक्सपियर्स फर्स्ट पब्लिश्ड प्ले वाज हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2, लिखा गया था 1991 में। और आपको बताया था फर्स्ट प्ले की अगर बात आता है ना तो टाइटस एंडोनिकस भी आता है, और टाइटस एंडोनिकस और हेनरी फोर्थ पार्ट 2 दोनों जो प्ले हैं 1594 में पब्लिश होते हैं क्वार्टो एडिशन में। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। शेक्सपियर वाज अ पार्टनर इन द लीडिंग कंपनी ऑफ एक्टर्स, तो लीडिंग कंपनी ऑफ एक्टर्स का नाम था द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। इसकी स्थापना 1594 में होता है, ध्यान रखिएगा, जबकि 1599 में ग्लोब को बिल्ड किया जाता है, ग्लोब का निर्माण किया जाता है। द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन ऑन, अब यह क्वेश्चन इसलिए मैंने लाया कि 29 जून है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, 29 जून 1613 में द ग्लोब थिएटर जल करके भस्म हो गया था। एक चीज रिबिल्ट हुआ था 1614 में, डिमोलिश किया गया था 1644 में, क्योंकि 1642 में आपको पता है ना गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आने की वजह से हुआ था, और 1599 आपको पता ही है इसका निर्माण हुआ था। इन एज यू लाइक इट रोजालिंड लव्स, तो आपको बता दें एज यू लाइक इट में रोजालिंड जो है ऑरलैंडो से प्यार करती है, ध्यान रखिएगा। एक चीज, दूसरा कह रहा है कि यह पेस्टोरल रोमांस है, लिखा गया है 1599 के आसपास में, ठीक है। Which of the following terms in Aristotle's poetic means recognition, तो रिकॉग्निशन का मतलब बता रहे हैं यहाँ पर एनागोनोरिसिस जो होता है ना, एनागोनोरिसिस इसका अर्थ हो जाएगा रिकॉग्निशन का। विथ विच पोएटिक फॉर्म इज द नेम ऑफ पेट्रॉर्क, तो पेट्रॉर्क का नाम जो एसोसिएटेड है वो है सोनेट। आपको पता है पेट्रॉर्कन सोनेट आपने सुना होगा, जिसमें ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड किया जाता है सोनेट को, ABBA, CDC या DCD इसका राइमिंग वर्ड होता है, कभी कभी सेस्टेट का CD भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। निगेटिव कैपेबिलिटी क्वाइन बाय जॉन किट्स, यह जो टर्म है इसको क्वाइन किया गया था किट्स के द्वारा। कह रहा है कि निगेटिव कैपेबिलिटी है क्या, तो द एबिलिटी टू ओवरकम अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, यानी कह रहा है कि बुरे अनुभवों से उबरने की क्षमता को निगेटिव कैपेबिलिटी कहलाता है, स्टार लगा लीजिएगा। फ्राइलिटी द नेम इज ओमन, द लाइन अपीयर्स इन शेक्सपियर हैमलेट एक्ट 1 सीन 2, तो ध्यान रखिएगा ये जो लाइन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्ट फर्स्ट सीन 2 की लाइन है। किसने बोला है, हैमलेट ने बोला है अपनी माँ गर्ट्यूड से, स्पेशली कि बड़े जल्दी रीमैरिज कर लेती हैं क्लाडियस से, इस बात पर कि फ्रैलिटी द नेम इज वुमेन, कमजोर या दुर्भाग्य, तुम्हारा नाम ही औरत है, ऐसा बोला गया है एक्ट फर्स्ट सीन 2 में बाई हैमलेट इन हैमलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पीबी शेलीज अनफिनिश्ड वर्क, देखिए ये TGT का प्रैक्टिस पेपर है, लेकिन 2 क्वेश्चंस मैंने डाला हुआ है, तो कह रहा है कि पीबी शेलीज का जो अनफिनिश्ड वर्क है द ट्रम्प ऑफ लाइफ है। अब आपको बता देते हैं क्यों अनफिनिश्ड है, क्योंकि 1822 में ये लिखा जा रहा था और 1822 में ही पीबी शेली का डेथ हो जाता है, ठीक है, एक चीज। और 1824 में यह द ट्रम्प ऑफ लाइफ जो वर्क है ना ये पब्लिश होता है, कलेक्शन है इसका पोस्टुमस पोयम, जो 1822 में लिखा गया था 1824 में पब्लिश होता है, किसमें, पोस्टुमस पोयम में, 1824 द ट्रम्प ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज जॉन किट्स फर्स्ट पोयम, तो ये क्वेश्चन हमने कम्युनिटी बॉक्स में डाला था, शायद गड़बड़ था। जॉन किट्स का जो फर्स्ट पोयम है वो है ओ सॉलिट्यूड, एक सोनेट है जो 1814 में लिखा गया था किट्स के द्वारा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हु रोड द पोएम्स द डिसेंडेंट्स, समर इन कलकत्ता, द ओल्ड प्ले हाउस, कमला दास के द्वारा लिखा गया ये वर्क है। कमला दास की अगर बात करते हैं तो इंडियन पोएटिस हैं, 1934 में इनका जन्म होता है, जबकि 2009 में इनका डेथ हो जाता है। माई स्टोरी इनका ऑटोबायोग्राफी है जो 1976 में शायद पब्लिश होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द म्यूज ऑफ इपिक पोएट्री, इपिक पोएट्री का म्यूज कौन है, वो है कैलिलोप, ठीक है, कैलियोप। पोएट्री एट बॉटम इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, तो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ की अगर बात आ जाए तो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया यह पोएट्री का डिफिनीशन है।
हु बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड 1660, तो आपको पता है ना 1660 में 4 सेकेंड आए हैं। सबसे पहले 1558 से 1558 से लेकर के 1603 तक क्वीन एलिजाबेथ, उसके बाद 1603 से लेकर के 1625 तक जेम्स फर्स्ट, ठीक है, जेम्स फर्स्ट जैकोबियन एज, और 1625 से लेकर के 1649 के बीच में चार्ल्स फर्स्ट थे, चार्ल्स फर्स्ट जिसे हम कवलियर या कैरोलाइन एज बोलते हैं, और 1649 से लेकर के क्रॉमवेल थे, और 1660 के बाद आपका चार्ल्स सेकंड आ गए, ठीक है, चार्ल्स सेकंड, और 1685 के बाद फिर जेम्स सेकंड आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन क्रिटिसिज्म, आपको बता दें एशियन क्रिटिसिज्म अलेक्जेंडर पोप का एक वर्क है, पब्लिश होता है 1711 में। सेमिनल डिडेक्टिक पोयम है, हीरोइक कैपुलेट में लिखा हुआ है। इनके साथ ही साथ एक एसे ऑन मैन भी है, इनके द्वारा लिखा गया एक एसे ऑन मैन है। यह भी एक फिलोसफिकल पोयम है जो 1733 में पब्लिश होता है, ठीक है, 1733 में पब्लिश होता है एसे ऑन मैन बाय अलेक्जेंडर पोप। हु इनिशिएटेड द ड्रामा ऑफ आइडियाज, किसने पहल किया है द ड्रामा ऑफ आइडियाज? वो है जीबी शाह। कौन है? जीबी शाह की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1856 में इनका जन्म होता है, 1950 में इनका डेथ हो जाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शाह। आर्म्स एंड द मैन एंड सुपरमैन। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज एन एसे, कह रहा है कि ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ यह एक एसे है, किसके द्वारा लिखा गया? थॉमस डी क्विंसी के द्वारा लिखा गया है, थॉमस डी क्विंसी। इजिकल निजिम स्किल की बात कर रहे हैं, पोयम बैकग्राउंड कैजुअली किसके बारे में लिखा गया? खुद के बारे में लिखा गया, बैकग्राउंड कैजुअली। निजिम स्किल की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो आपको बता दें इंडियन राइटर हैं। 1924 में इनका जन्म होता है, 2004 में इनका डेथ हो जाता है, ठीक है। ये प्रोफेसर भी रहे हैं। गीतांजलि बाय टैगोर इज अ कलेक्शन ऑफ, तो बता दें आपको गीतांजलि जो है 103 सॉन्ग्स का कलेक्शन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया यह गीतांजलि है। पब्लिश बेसिकली जो पब्लिश होता है 1910 में, फिर 1912 में पब्लिश होता है, और जब 12 में पब्लिश होता है तो 1913 में गीतांजलि को नोबेल प्राइज़ मिलता है, साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिलता है। आर्यन टैगोर की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1861 में इनका जन्म होता है, 1941 में इनका डेथ हो जाता है। डन। हु फर्स्ट यूज द टर्म स्प्रिंग रिदम, स्प्रंग रिदम है, स्प्रंग रिदम जीएम हॉपकिंस। एंटोनियो और क्लियोपात्रा बाय शेक्सपियर 1607 डील्स विद डिजॉल्विंग एम्पायर्स एंड हिस्ट्री थीम्स, तो कह रहा है कि जो साम्राज्य और इतिहासों को के विषयों को खत्म करने का इनका विषय था एंटोनियो और क्लियोपात्रा, जो 1607 में आया। नंबर नेक्स्ट है कि कैम्ब्रिज मिल्टन वाज नन एज, तो कैम्ब्रिज में क्यों, एक क्वेश्चन आसान है, ध्यान रखिएगा। मिल्टन को द लेडी ऑफ क्राइस्ट बोला जाता था, लेकिन किस जगह? कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्हें द लेडी ऑफ क्राइस्ट बोला जाता था, घुंघराले बाल, गोरे चेहरे की वजह से। मिल्टन हैड 3 वाइफ्स, उनकी 3 पत्नियां थी। मेरी पावेल 1642 टू 1652, कैथरीन वुडकॉक सेकेंड थी 1656 टू 1658, एलिजाबेथ मिंसुल 1662 टू 1674, 3 पत्नियां, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द एज ऑफ मिल्टन हैज 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स, तो एमसीपी बोलते हैं उसको, एमसीपी मेटाफिजिकल, कवलियर एंड प्यूरिटन। सैमसन एगनिस्ट 1671 में पब्लिश होता है, अ क्लासिकल ट्रेजेडी है बाय जॉन मिल्टन। द वुमेन कैरेक्टर डेलिला अपीयर्स इन, तो आपको बता दें डेलिला जो है एक कैरेक्टर है सैमसन एगनिस्ट का, इसी के प्यार में पढ़ने की वजह से सैमसन को कैद कर करके उनकी आंखों को निकाल लिया गया था, ठीक है। 1671 में यह पब्लिश होता है सैमसन एगनिस्ट। द लाइन फ्रॉम देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न, फ्रॉम देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न, यानी उनके लिए अब यह जो धधकता हुआ दिल है ना अब नहीं जलेगा, ऐसा लिसिडस में बोला गया है। लिसिडस की अगर बात करते हैं पास्टोरल एलिजी है, लिखा गया है 1637 में, पब्लिश होता है 1638 में, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है इन बुक फर्स्ट अ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स द हेवनली म्यूज यूरेनिया, शी इज द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है कि मिल्टन जो है आह्वान करते हैं एक हेवनली म्यूज, ये म्यूजिक नहीं है, म्यूज है यूरेनिया को, और यूरेनिया किसकी म्यूज है? एस्ट्रोनॉमी की है, ये स्टार लगा लीजिएगा। आगे कह रहे हैं द ओपनिंग लाइन ऑफ पैराडाइज लास्ट आर गुड एग्जांपल ऑफ मिल्टॉनिक इन्वर्जन। मिल्टॉनिक इन्वर्जन का जो पैराडाइज लास्ट का स्टार्टिंग लाइन है, ओपनिंग लाइन है ना, वो मिल्टॉनिक इन्वर्जन का सबसे बड़ा उदाहरण है। देयर आर 193 लाइन्स इन द पोएम लिसिडस, ठीक है, 193 लाइन है लिसिडस में। इट इज मॉडल्ड ऑन स्पेंसर स्ट्रोफेल, और कह रहा है कि लिसिडस जो है किस पर मॉडल्ड है? स्पेंसर का जो स्ट्रोफेल है ना, स्ट्रोफेल, उस पर बेस्ड है लिसिडस।
बाय मिल्टन। हु इज द राइटर ऑफ एसियन मिल्टन? एसियन मिल्टन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है मैकॉले साहब का। जॉन मिल्टन वॉज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652, यानी 1652 में 44 साल की उम्र में पूरी तरीके से अंधा हो गए थे। व्हाट अदर इवेंट इन पिकुलियर इन द ईयर? 1652 में और कौन सी घटना घटी? तो आपको बता दें उनकी फर्स्ट वाइफ जो मेरी पॉवेल थी ना, उनका डेथ हो जाता है 1652 में। 1652 में दो घटना, एक तो 44 साल की उम्र में मिल्टन पूरी तरीके से अंधे हो जाते हैं, जबकि 1652 में उनकी पहली पत्नी मेरी पॉवेल का डेथ हो जाता है। इन लाइन 3 ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन इन ब्लाइंडनेस को ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। हाँ, मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट, यानी ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जो तीसरी लाइन है ना, तीसरी लाइन में वन टैलेंट का बात किया गया है। एक्चुअली वन टैलेंट का मतलब है क्या? तो आपको बता दें हिज पोएटिक एबिलिटी है, हिज पोएटिक एबिलिटी को ही वन टैलेंट माना गया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो लिखा गया था 1652 में, यानी तुरंत उनके अंधे होने के बाद 1652 में लिखा गया था, और फाइनली 1673 में पब्लिश होता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। द रिमार्क इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट इन शेक्सपियर स्कैर्सली एनी। तो विलियम हेजलिट के द्वारा लिखा गया एक कोट है, कहना है कि मिल्टन में हमेशा प्रयत्न देखने को मिला है, जबकि शेक्सपियर में कम देखने को मिला है। ऐसा विलियम हेजलिट ने बोला है। हु कॉल्ड मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉयस ऑफ इंग्लैंड? तो ऐसा टेनिसन साहब ने बोला है, मिल्टन को डेडिकेट करते हुए, डिनोट करते हुए गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉयस ऑफ इंग्लैंड। टेनिसन अबाउट मिल्टन। Milton's poetry is a mirror in which the writer's character is very clearly reflected. This statement is Macmillan. मैकमिलन के द्वारा यह बोला गया, मैकमिलन के द्वारा यह बोला गया लाइन है कि मिल्टन की पोएट्री एक मिरर की तरह है, आईने की तरह है, जिसमें राइटर्स का जो कैरेक्टर है ना, वो साफ तौर पे झलकता है, ऐसा मैकमिलन ने बोला है। हेनरी लावेस रिक्वेस्टेड मिल्टन टू राइट कोमोस। कोमोस एक मास्क है, 1634 में लिखा गया था, हार्टन पीरियड का वर्क है। हेनरी लावेस ने उनसे निवेदन किया था कोमोस लिखने के लिए, ठीक है। कोमोस का अगर फुल टाइटल की अगर बात करते हैं तो आपको बता दें, ए मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैसल 1634। On his blindness was composed 1652. Soon after his blindness, it was published in 1673. तो एक क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया था कि उनके अंधे होने के तुरंत बाद 1652 में ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा गया, और फाइनली 1673 में यह पब्लिश होता है। द लॉन्गेस्ट बुक इज बुक 9th, यानी पैराडाइज लास्ट की बात कर रहा है फ्रेंड्स। आपको बताया था बुक 9th जो है 1189, यानी 1189 लाइन्स इसमें शामिल है बुक 9th में, और यह सबसे लॉन्गेस्ट है। जबकि शॉर्टेस्ट बुक की बात करते हैं वो 7 है, जो 640 लाइन में शामिल है। पैराडाइज लास्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 1667 में पब्लिश होता है 10 बुक्स के साथ, जबकि 1674 में पब्लिश होता है 12 बुक्स के साथ। टू द स्काईलार्क विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया एक पोयम है, कह रहा है 1825 में लिखा गया है, जबकि 1827 में पब्लिश होता है टू द स्काईलार्क। टू अ स्काईलार्क शैली साहब का है, टू द स्काईलार्क वर्ड्सवर्थ साहब का है, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। 1825 में लिखा गया है और 1827 में पब्लिश होता है। माई हार्ट लिफ्ट्स अप इज ऑल्सो नोन एज द रेनबो। माई हार्ट लिफ्ट्स अप जो है उसका सब टाइटल है द रेनबो, पब्लिश होता है 1807 में, जब सेकेंड पोयम का जो सेकेंड वॉल्यूम का पोयम जो सेकेंड वॉल्यूम आया था पोयम्स का, उसकी बात कर रहा है। वर्ड्सवर्थ मदर्स नेम, उनकी माता जी का नाम अने कुक्सन था, जबकि उनकी पत्नी का नाम मेरी हचिनसन था। वर्ड्सवर्थ डाइट प्ल्यूरिसी से मरे थे, कब? 23 अप्रैल 1850 को। 80 साल की उम्र में बरीड किया गया था ग्रासमेर चर्चयार्ड में, ठीक है। एक क्वेश्चन में कई चीज़ें शामिल है, ध्यान रखिएगा। प्ल्यूरिसी से उनका डेथ हुआ था 23 अप्रैल 1850 को, 80 साल का उम्र था, और उन्हें बरीड किया गया था ग्रासमेर चर्चयार्ड में। Which poem was written after the death of लॉर्ड नेल्सन? लॉर्ड नेल्सन के डेथ के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन सा पोयम लिखा था? वह है कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर लिखा गया था 1806 में, पब्लिश होता है 1807 में। सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएम्स जो आया था उसकी बात मैं कर रहा हूँ। द सॉलिटरी रीपर वाज कंपोज्ड आफ्टर ए टूर ऑफ स्कॉटलैंड इन 1805। 1805 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्कॉटलैंड का टूर किया था, उसके दौरान उन्होंने द सॉलिटरी रीपर लिखा था, ठीक है। 1807 में यह पब्लिश होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इन द पोएम सी वॉज फैंटम ऑफ डिलाइट। सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट की बात कर लेते हैं। इसे परफेक्ट ओमेन के नाम से भी जानते हैं, परफेक्ट ओमेन, ठीक है, परफेक्ट ओमेन। वर्ड्सवर्थ सेलिब्रेट हिज वाइफ मैरी। आपको बता दें सी वॉज फैंटम ऑफ डिलाइट, ए मैरी पॉवेल जो उनकी पहली पत्नी थी उनके लिए लिखा गया था सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, ठीक है। यह एक सोनेट है, सॉरी सोनेट नहीं है, पोयम ही है, ठीक है। लिखा गया था 1803 या 4 में, पब्लिश होता है 1807 में। सबटाइटल परफेक्ट ओमेन। द एक्सक्यूर्सन डेटेड
1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, तो एक्सक्लूशन के साथ यानी 1814 के बाद ही डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, यानी पतन, विलियम वर्ड्सवर्थ का पतन होना शुरू हो जाता है 1814 में, स्पेशली पोएटिक जीनियस के रूप में। द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज व्हाई आर्ट दाउ साइलेंट, यह लव सोनेट है। क्या है? लव सोनेट है। लिखा गया 1815 में, पब्लिश होता है 1835 में, ठीक है। और 1835 में यारो रिविजिटेड एंड अदर पोएम्स में पब्लिश होता है, कलेक्शन है, ध्यान रखिएगा। 1835 में यारो रिविजिटेड एंड अदर पोएम्स कलेक्शन है, उसमें पब्लिश होता है लव सोनेट व्हाई आर्ट दाउ साइलेंट, विच इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री। तो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री की बात कर लेते हैं, वो है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस फर्स्ट वॉल्यूम है, आया है 1793 में, जबकि 1807 में सेकेंड वॉल्यूम आता है पोएट्री का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, यानी प्रकृति में जो कुछ भी हम देखते हैं ना वो हमारा है, ऐसा बोला गया है किसमें? द वर्ड इज टू मच विथ अस में। द वर्ड इज टू मच विथ अस आपको बता देते हैं, पेट्रोर्कन सॉनेट है, 1807 में पब्लिश होता है, लिखा गया है 1802 में। 1802 में द वर्ड इज टू मच विथ अस 1802 में लिखा गया है, जबकि पब्लिश होता है 1807 में। पेट्रोर्कन सॉनेट है। टिंटन एबी की अगर बात करते हैं तो लिखा गया ब्लैंक वर्स में। टिंटन एबी जो है ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ये एलटी ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो 19 जनवरी को एलटी ग्रेड हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द बॉर्डरर्स एक वर्स ट्रेजेडी है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। लिखा गया है 1795-96 के बीच, पब्लिश होता है 1842 में, ठीक है। द बॉर्डरर्स शायद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का बॉर्डर की यह कहानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 56, एन एंग्री यंग हस्बैंड कॉल्ड बीकेट। एन एंग्री यंग हस्बैंड कॉल्ड बीकेट, ध्यान रखिएगा यह एक हमरस लाइमरिक पोयम है, लिखा गया है जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा। लाइमरिक पोयम है एन एंग्री यंग हस्बैंड कॉल्ड बीकेट बाय जॉन गॉल्सवर्दी, पोयम है। द पोयम टाइटल्ड रसिया अमेरिका, रसिया अमेरिका भी एक पोयम है, लिखा गया है जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा। गॉल्सवर्दी एज अ रियलिस्टिक ड्रामाटिस्ट, हारोल्ड विलियम्स ने ऐसा बोला है कि गॉल्सवर्दी जो है एक रियलिस्टिक ड्रामाटिस्ट थे। गॉल्सवर्दी एज अ सोशल ड्रामाटिस्ट, सोशल ड्रामाटिस्ट किसने बोला है? वह है एफ.बी. मेलेट, एफ.बी. मेलेट। एज अ पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, जॉन गॉल्सवर्दी इज अ पोएट। लुइस कजमियन ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जॉन गॉल्सवर्दी को डिनोट करते हुए। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, यह लाइन बेसिक जो लाइन आपको बताया था मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया, पोर्सिया के द्वारा बोला गया मर्चेंट ऑफ वेनिस से, लेकिन यहाँ पर वाल्टर हाउ ने बोला है जस्टिस बाय जॉन गॉल्सवर्दी। पब्लिश होता है जस्टिस 1910 में गॉल्सवर्दी के द्वारा। जॉन गॉल्सवर्दी वॉज द इल्डेस्ट सन ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के सबसे बड़े बेटे थे। कौन? जॉन गॉल्सवर्दी। 1867 में जन्म होता है, 1933 में डेथ हो जाता है। इन 1918, 1918 में ही रिफ्यूज द ऑफर ऑफ नाइटहुड, यानी नाइटहुड की उपाधि को उन्होंने क्या किया था? मना कर दिया था 1918 में। 1921 की बात कर लेते हैं, पेन के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। 1929 की बात कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजे जाते हैं। 1930 क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, इन 1930 डिलीट वाज कॉन्फर्ड ऑन हिम बाय कैम्ब्रिज एंड शेफील्ड यूनिवर्सिटीज। कैम्ब्रिज और शेफील्ड यूनिवर्सिटीज जो है उन्हें डिलीट का उपाधि से नवाजा जाता है इनके द्वारा, यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। इन 1931 की भी बात कर लेते हैं, रोमन लेक्चरर्स के रूप में, ठीक है, रोमन लेक्चरर्स के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं 1931 में। कहाँ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और 1932 की बात कर लेते हैं, द फार साइड सागा जो 1922 में पब्लिश होता है, उसके लिए उन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज मिलता है। ठीक है, ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए विद एग्जाम्पलर सीएच। बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। यूपी टीजीटी इंग्लिश के तहत क्लास 5 आपके समक्ष वन लाइनर है, फुली इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, आवर थॉट्स आर आवर्स, देयर एंड्स नन ऑफ आवर ओन। ये बोला गया है प्लेयर किंग के द्वारा इन हेमलेट एक्ट 3 सीन 2 में। आवर थॉट्स आर आवर, यानी हमारे जो विचार हैं वो हमारे हैं। देयर एंड्स नन ऑफ आवर ओन, और उनका जो अंत है वो मेरा अपना नहीं है।
ऐसा प्लेयर किंग बोला गया है, प्लेयर किंग के द्वारा बोला गया है एक्ट 3 सीन 2 में। प्लेयर किंग कौन है तो आपको बता दें, द मर्डर ऑफ गैंजगो जो प्ले विद इन प्ले है ना, उसमें जो रोल निभा रहा है किंग का वह बोलता है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले इन हैमलेट, उसे हम प्ले विद इन प्ले भी बोलते हैं। तो कह रहा है द मस्ट्रेप दैट शोज द मर्डर ऑफ गैंजगो, ये है उस प्ले का नाम। ठीक है, जो हैमलेट में प्ले किया जाता है। बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ गैंजगो, गैंजगो की पत्नी रहती है बैप्टिस्टा। ठीक है, ओ हैमलेट दाउ हैज क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, ये आपको बता दें, यह लाइन पूछा गया था एलटी ग्रेड अभी जो 19 जनवरी को हुआ है 2026 में। ये लाइन पूछा गया था, किसने बोला है तो आपको बता दें ये लाइन जो है क्वीन गर्ट्यूड के द्वारा बोला गया है एक्ट 3 सीन 4 में। ओ हैमलेट दाउ हैज क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, यानी तुमने मेरे हृदय को दो भागों में काट दिया है या चीर दिया है। माई मदर फादर एंड मदर इज मैन एंड वाइफ, मैन एंड वाइफ इज वन फ्लैश, सो माई मदर whom डज हैमलेट स्पीक हियर, किससे ये बातें कहता है तो वो है किंग क्लाडियस से। अब एक बात मैं बताना चाहूँगा, किंग क्लाडियस से इसलिए बोल रहा है कि जैसे ही उनके पिता किंग हैमलेट का डेथ हो जाता है, उन मृत्यु के तुरंत बाद उनकी माँ यानी गर्ट्यूड, प्रिंस हैमलेट की माँ गर्ट्यूड तुरंत शादी कर लेती हैं क्लाडियस से। तो ये बोलता है कि माई मदर फादर एंड मदर इज अ मैन एंड वाइफ, यानी कह रहे हैं कि जो पिता और माता है ना वो पति पत्नी होते हैं, और पति पत्नी जो एक ही व्यक्ति होते हैं, यानी मैन एंड वाइफ इज वन फ्लेश का मतलब एक ही तन होता है, एक ही तन होता है। सो माई मदर, सो मेरी माँ, ऐसा हैमलेट बोलता है किंग क्लाडियस से। वी नो व्हाट वी आर, हम जानते हैं कि हम क्या हैं, बट नो नॉट व्हाट वी मे बी, या आगे हम क्या हो सकते हैं हम नहीं जानते हैं, ऐसा हैमलेट की लाइन है, बोला गया ओफिलिया के द्वारा एक्ट 4 सीन 5 में। नंबर नेक्स्ट, व्हेन सारोस कम, जब दुख आता है ना तो दे कम नॉट सिंगल स्पाई बट इन बटालियन, तो वो अकेले नहीं आता, एक झुंड में आता है। जब दुख आता है ना तो वो अकेले नहीं आता, झुंड में आता है, ऐसा बोला गया है क्लाडियस के द्वारा एक्ट 4 सीन 5 में इन हैमलेट। व्हेयर द ऑफेंस इज, अपराध कहाँ है, लेट द ग्रेट एक्स फॉल हु स्पीक्स, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, यानी व्हेयर द ऑफेंस इज, यानी जहाँ अपराध ज़्यादा है वहाँ लेट द ग्रेट एक्स फॉल, वहाँ बड़ी सी कुल्हाड़ी गिरने दो, ऐसा किंग क्लाडियस बोलता है एक्ट 4 सीन 5 में इन हैमलेट। देयर इज डिवाइनिटी, एक दिव्यता है, ये कह सकते हैं दैवी जो शक्ति है, दैट शेप्स आवर एंड्स, जो हमारे अंत को एक आकार देती है, ऐसा लाइन बोला गया हैमलेट के द्वारा। किससे बोलता है, होरेसियो से बोलता है एक्ट 5 सीन 2 में। इज इट अ वर्ड टू हाई वर्चू सिन, क्या यह दुनिया गुणों को इकट्ठा करने के लिए बनाई गई है, यह लाइन बोला गया है फ्रेंड सर टोबी टू सर एंड्रयू से इन ट्वेल्थ नाइट। ठीक है, बाई विलियम शेक्सपियर, सर टोबी के द्वारा बोला गया सर एंड्रयू से कि क्या यह दुनिया गुणों को इकट्ठा करने के लिए बनाई गई है, ऐसा सर टोबी सर एंड्रयू से बोलते हैं इन ट्वेल्थ नाइट। सेसेरियो इज द नेम एडाप्टेड बाय अ कैरेक्टर इन डिसगाइज, यानी भेष बदलता है एक कैरेक्टर, उस कैरेक्टर का नाम बताइए, वह है वायला। वायला जो है सेसेरियो का रूप, यानी एक लड़की होती है और लड़के का रूप धारण करके रहती है। मेनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज, कह रहा है कि बहुत मेनी अ गुड हैंगिंग, गुड हैंगिंग मतलब एक अच्छी फांसी जो है एक बुरे मैरिज को रोक सकती है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, यह फेस्टे के द्वारा बोला गया है, किसके द्वारा, फेस्टे के द्वारा ट्वेल्थ नाइट में एक्ट 1 सीन 5 में। इनफर्मिटी दैट डीकेज द वाइज, कह रहे हैं कि कमजोरी एक ऐसा चीज़ है ना जो बड़े बुद्धिमान लोगों को बर्बाद कर देती है। डथ ईवर मेक द बेटर फुल, और सुनिए वही कमजोरी जो है एक बेहतर इंसान को मूर्ख भी बना देती है, ऐसा मॉलवोलियो के द्वारा बोला गया है ट्वेल्थ नाइट में। नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव मॉलवोलियो एंड टेस्ट विथ अ डिस्टेम्पर्ड एपेटाइट हु स्पीक दिस, तो आपको बता दें ये ट्वेल्थ नाइट से बोला गया है ओलिविया के द्वारा, किसके बारे में, मॉलवोलियो को डिनोट करते हुए एक्ट 1 सीन 5 में, कि यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, यानी स्व प्रेम में तुम बीमार हो मॉलवोलियो, एंड टेस्ट विद द डिस्टेम्पर एपेटाइट, यानी जो बिगड़ी हुई भूख का जो स्वाद है ना उससे भी तुम बीमार हो, यानी बिगड़ी हुई जो भूख का स्वाद है उससे भी हो, और सिक यानी सेल्फ लव से भी सिक हो, ओलिविया के द्वारा बोला गया है। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कह रहा है कि प्रेजेंट मर्द हैथ प्रेजेंट लाफ्टर, यानी अभी की जो खुशी है ना उसमें
बहुत ही लाफ्टर है, हंसी है। व्हाट इज टू कम इन स्टिल अनश्योर, और आने वाले दिनों में क्या होगा ये अनिश्चित है, ऐसा फर्स्ट के द्वारा बोला गया है इन ट्वेल्थ नाइट। यूथ्स अ स्टफ विल नॉट एंड्योर, कह रहा है कि नौजवानी एक ऐसी चीज है जो लंबे समय तक नहीं रहती, नौजवानी लंबे समय तक नहीं रहेगी, ऐसा बोला गया फेस्ट के द्वारा इन ट्वेल्थ नाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। कुछ जन्मजात पैदा होते हैं, कुछ महानता अचीव करते हैं और कुछ में ठूस आ जाता है। मौलविलियो द स्टीवार्ट टू ओलिविया रीड दिस लेटर फोर्स्ड बाई मारिया, यानी मारिया के द्वारा एक लेटर है जो जाली लेटर है, ठीक है, जाली पत्र है, उसको पढ़ते हुए बोला जाता है। इन विच प्ले डज मौलविलियो अपीयर, मौलविलियो किस प्ले में अपीयर होता है, वह ट्वेल्थ नाइट। नंबर नेक्स्ट है कि द फोर्थ लेटर मीट फॉर मौलविलियो इज साइंड एज, तो जो जाली पत्र था ना मौलविलियो के लिए, आपको बताया था वो साइन किया गया था द फॉर्चुनेट अनहैप्पी। नंबर नेक्स्ट है नोबडी नोज व्हाट शेक्सपियर डिड बिटवीन 1585 टू 1592, यानी 7 साल शेक्सपियर ने क्या किया कोई भी नहीं जाता है, नोबडी नोज। इसी को हम लास्ट ईयर्स के नाम से जानते हैं, यानी 1585 से लेकर के 1592 के बीच शेक्सपियर ने क्या किया किसी को नहीं पता। डिस्पाइट सेटिंग प्लेज इन इटली, फ्रांस एंड डेनमार्क, यानी बहुत सारे इनके ड्रामाज जो हैं इटली, फ्रांस और डेनमार्क में सेटिंग है, लेकिन आपको बता दें विलियम शेक्सपियर कभी भी, यानी ही नेवर ट्रेवल्ड अब्रॉड, कभी भी उन्होंने विदेश का भ्रमण नहीं किया। ही वॉज अ फेवरेट ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट, किंग जेम्स के बहुत ही फेवरेट थे। हु वॉज अ पेट्रन ऑफ हिस थिएटर कंपनी, और उसके थिएटर कंपनी के संरक्षक भी थे, कौन, किंग जेम्स फर्स्ट, ठीक है। इनके इरा को जैकोबियन इरा बोलते हैं। देयर इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग लीजेंड दैट हिज स्कूल वॉज स्टोलन फ्रॉम हिज ग्रेव, एक लंबे समय से आ रही एक लीजेंड है, एक कथा है, और इसमें बोला जाता है कि शेक्सपियर के खोपड़ी को उनके कब्र से चुरा लिया गया था, ऐसी कहानी है। आगे बढ़ते हैं। मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, बोला गया है डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। मिल्टन हैड यूज्ड मुल्सिवर फॉर वॉल्केन, देखिए क्वेश्चन छोटा है लेकिन कह रहा है कि मिल्टन हैज यूज्ड मुल्सिवर फॉर वॉल्केन। मुल्सिवर को भी आपको बता दें पैराडाइज से निकाल फेंक दिया गया था, जबकि वल्कन का भी यही हश्र हुआ था, इसीलिए मिल्टन ने मुल्सिबर के लिए वल्कन शब्द यूज किया। इन ग्रीक मिथोलॉजी वल्कन वॉज थ्रोन डाउन फ्रॉम ओलंपस बाय ज्यूस, ज्यूस के द्वारा ओलंपस से फेंक दिया गया था वल्कन को भी, ठीक है, इसीलिए ठीक वही काम पैराडाइज लॉस्ट में भी हुआ था मुल्सिबर के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिल्टन वॉज द डेविल्स पार्टी विद नोइट, ऐसा बोला गया विलियम ब्लैक के द्वारा द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में। मिल्टन्स डेविल एज अ मॉरल बीइंग इज एज फार सुपीरियर टू हिज गॉड, मिल्टन्स के जो डेविल्स हैं वो बहुत ही नैतिक व्यक्ति हैं, यहाँ तक कि वह गॉड से भी सुपीरियर हैं, ऐसा विलियम हेजलिट ने बोला है। हु रोट द म्यूजिक टू मिल्टन्स वर्ड्स, मिल्टन वर्ड्स के लिए आपको बता दें हेनरी लावेस ने लिखा है म्यूजिक को। एक चीज़ और आपको बता दें, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि कोमुस को लिखने के लिए हेनरी लावेस ने ही रिक्वेस्ट किया था। इन 1671 मिल्टन issued his last volume of poetry which content, तो 1671 में 2 इनके वर्क आते हैं, एक पैराडाइज रिगेंट और एक है सैमसन एगेनिस्ट। द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन 1625 टू 1660, यानी 1625 से 1660 तक। 1660 के बाद रेस्टोरेशन पीरियड शुरू हो जाता है। मूड्स सॉन्ग्स एंड डॉगरेल्स बाय गाल्सवर्दी वॉज पब्लिश इन, तो आपको बताया था ये पोयम्स हैं गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया। मूड्स सॉन्ग्स एंड डॉगरेल्स 1912 में पब्लिश होते हैं। द बेल्स ऑफ पीस बाय जॉन गाल्सवर्दी पब्लिश इन 1921, द बेल्स ऑफ पीस भी पोइट्री है जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा, 1921 में पब्लिश होता है। अ ब्रिटिश प्ले ऑफ 9 एपिसोड शोइंग द क्रुएल्टी ऑफ सोसाइटी, 9 एपिसोड्स का एक ब्रिटिश प्ले है जिसमें सोसाइटी के क्रुएल्टी को दिखाया गया है, वो है एस्केप, 1926 में पब्लिश होता है। द प्ले शोज द स्ट्रेस स्टेन एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट जॉय, जो एक ड्रामा है, 1907 में पब्लिश होता है। अ प्ले डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ अनहैप्पी मैरिज, अनहैप्पी मैरिज को जो डील करता है वो द फगीटिव 1913 में पब्लिश होता है बाय जॉन गाल्सवर्दी। अ प्ले शोज द रिवोल्ट ऑफ यंग चिल्ड्रेन अगेंस्ट पैटर्नल अथॉरिटी,
तो कह रहा है अ फैमिली मैन 1921, अ प्ले एक्सपोजेस द एविल ऑफ शेल्टर्स होम, एविल ऑफ शेल्टर्स होम द पीजन 1912, और ओमेन किल्स हर इलिजिटिमेट चाइल्ड टू एस्केप सोशल टायरनी, यानी सामाजिक क्रूरता से बचने के लिए एक अवैध लड़के को मार दिया जाता है। वह है विंडोज 1922 में पब्लिश होता है। सॉरी। द प्ले इज स्टडी ऑफ रेशियल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन, तो रेशियल प्राइड, ठीक है, और सोशल कन्वेंशन है वो है लॉयल्टीज, 1922 में पब्लिश होता है। नेक्स्ट, इट डिपिक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स, अरिस्टोक्रेट्स एंड द न्यू रिच क्लास, द स्किन गेम, 1920 में पब्लिश होता है बाई जॉन गाल्सवर्दी। बढ़ते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में। वर्ड्सवर्थ पब्लिश इज पोएट्री कलेक्शन ऑफ एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793 में, 1793 में यह फर्स्ट वॉल्यूम आता है। इन 1795 ही रिसीव्ड 900 पाउंड्स फ्रॉम रेजली कलवर्ट, तो इन्हें 900 पाउंड्स प्राप्त होता है रेजली कलवर्ट से, कब? 1795 में, ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। टिंटन एबी इज कॉल्ड मूड ऑफ नेचर, मूड ऑफ नेचर यानी टिंटन एबी, 1793 फिर 1798, 5 साल के बाद भ्रमण होता है। वाई नदी का जिक्र है। इन 1802 विथ हिज सिस्टर ट्रेवल टू फ्रांस, मेट हिज डॉटर कैरोलिन, 1802 में अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ वो फ्रांस के टूर पर जाते हैं और अपनी बेटी कैरोलिन से मिलने के लिए। इन 1803 ही मेट वाल्टर स्कॉट इन डेनमार्क, और आपको बता दें विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वाल्टर स्कॉट से मिलते हैं डेनमार्क में 1803 में। 1810 बोथ कॉलेज वर्ड्सवर्थ वेयर इंस्ट्रेंस्ड का मतलब होता है एक दूसरे से पराया हो जाते हैं, क्योंकि यह लेक पोएट्स हैं और दोनों में एक अच्छी मित्रता थी। लेकिन कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ एक दूसरे से अलग हो जाते हैं 1810 में। कॉलरिज का डेथ 1834 में हो जाता है। चासलैम के भी बड़े अच्छे मित्र थे एस.टी. कॉलरिज। अ पोयम पीटर वेल पब्लिश्ड इन 1819, 1819 में एक पोयम पब्लिश होता है जिसका नाम है पीटर वेल। एज ए रिप्लाई टू कॉलरिज द एंशियंट मैरिनर, और यह पब्लिश होता है किसके रिप्लाई में? जो कॉलरिज का एंशियंट मैरिनर आया था ना, उसके रिप्लाई में पीटर बेल पब्लिश होता है वर्ड्सवर्थ के द्वारा 1819 में। इन 1850 1850 में वर्ड्सवर्थ बरीड एट सेंट ओसवाल्ड चर्च इन ग्रासमेर, ग्रासमेर के चर्च यार्ड में उन्हें दफनाया गया था 1850 में। इन 1888 द रेक्लूस पब्लिश, 1888 में रेक्लूस को पब्लिश किया जाता है। द लीच गैदरर इज द नेम ऑफ रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, तो सब टाइटिल है द लीच गैदरर, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। द पीरियड व्हेन द किंग जेम्स फर्स्ट रूल्ड इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड इज नोन एज, तो आपको बता दें जेम्स फर्स्ट जब गद्दी पर बैठे थे तो वह था 1603 से 1625 तक। जेम्स फर्स्ट स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के राजा थे, उसे जैकोबियन ईरा के नाम से जाना जाता है। 1625 से 1649 कवलियर बोला जाता है, जिसमें चार्ल्स फर्स्ट आए हुए थे। लोलार्ड्स वे आर फॉलोअर्स ऑफ, तो आपको बता दें वाइक्लिफ के फॉलोअर्स को लोलार्ड्स बोलते हैं। चासर वाज फर्स्ट टू यूज हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? चौसर ने किया था, जेफरे चौसर ने। मार्लो वाज फर्स्ट टू यूज ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश ड्रामा, और मार्लो की अगर बात करते हैं तो ब्लैंक वर्स का सबसे पहले यूज किया था कौन? मार्लो, किसमें? इंग्लिश ड्रामा में। एक बात और बता दें, क्रिस्टोफर मार्लो जो है सिर्फ ट्रेजडी लिखे हैं। स्पेसियन स्टेंजर वाज फर्स्ट यूज इन फेयरी क्वीन बाई एडमंड स्पेंसर, तो आपको बता दें स्पेंसरियन स्टेंजा जो है सबसे पहला यूज किया गया था फेयरी क्वीन में बाई एडमंड स्पेंसर। आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स फर्स्ट हु वाज हेड ऑफ इंग्लैंड, तो क्रॉमवेल चला था, यानी 1649-1660 के बीच में क्रॉमवेल, ओलिवर क्रॉमवेल। ड्राइडेंस ऑल फॉर लव 1677 में पब्लिश होता है ड्राइडन के द्वारा, 1677 में। इज इंस्पायर्ड बाय एंटोनियो क्लियोपात्रा, एंटोनियो क्लियोपात्रा की बात करते हैं तो 1607 में आता है, और 70 साल बाद 1677 में ड्राइडन का ऑल फॉर लव आता है। ऑल फॉर लव भी एल्टी ग्रेड में पूछा गया था। हियर इज गॉड्स प्लेंटी वाज रिटन बाय चासर बाय ड्राइडन, तो हियर इज गॉड प्लेंटी आपको बता दें चासर किन्हें लिखा गया है? लिखा गया है ड्राइडन के द्वारा। ड्राइडन इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म ड्राइडन को बोला जाता है। बोला गया है किसके द्वारा? डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल, तो नॉवेल के जो फोर व्हील्स हैं वो हैं फील्डिंग, रिचर्डसन, स्टर्न एंड स्मॉलेट। डन। लाइफ्स ऑफ पोएट्स ऑफ जॉनसन हैज लाइफ ऑफ 52 पोएट्स, तो जो लाइफ्स ऑफ पोएट्स ऑफ जॉनसन है ना, जॉनसन के द्वारा जो लाइफ्स ऑफ पोएट्स हैं 52 पोएट्स के बारे में जिक्र है। द कैसल ऑफ ट्रेंटो इज गॉथिक नॉवेल बाय हॉरेस वॉलपोल, द कैसल ऑफ ट्रेंटो बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, किसके द्वारा गॉथिक नॉवेल है? तो हॉरेस वॉलपोल के द्वारा। नॉवेल्स ऑफ वाल्टर स्कॉट आर कॉल्ड वेवरली नॉवेल, तो जो वाल्टर स्कॉट के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स हैं ना
उसे हम बेवरली नॉवेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये रहा इसका वन लाइनर टीजीटी इंग्लिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए एग्जाम्पलर सीरीज। बाय बाय।